बहुत अच्छा सुनो पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और लिविंग सिस्टम में जो बायोमोलिक्यूल है होते हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा जानकारी चाहिए होती है, वो कौन-कौन से होते हैं बताइए? एक तो होता है एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। एमिनो अगर आप लोग शांत होके पढ़ेंगे तो कुछ फायदा होगा आप लोग को। हाँ, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। दूसरा कार्बोहाइड्रेट। तीसरा विटामिन्स या विटामिन्स। कुछ लोग विटामिन्स बोलते हैं, कुछ विटामिन्स बोलते हैं, विटामिन्स। नेक्स्ट हार्मोन्स। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। आधा तो इसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या इसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये दो टाइप का होता है। कौन-कौन सा? डीएनए और आरएनए। बाकी मेरे से अधिक आप इनके बारे में जानते हैं। ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये 3 प्रकार का होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर राइबोसोमल ट्रांसफर। डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये सिंगल हेलिकल होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ यूरासिल होता है, तो यूरासिल थाइमिन का अंतर है। नाइट्रोजन बेस का ये अंतर है। अच्छा, इसमें पेंटोस शुगर राइबोस होता है आरएनए में, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, उसी के नाम से ये डीएनए पड़ा हुआ है। बाकी इनके बारे में आप जो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, यही डीएनए है जो बाबूजी का कैरेक्टर हमारे अंदर लाया हुआ है। मतलब वो थोड़ा उनको अच्छा लगता है। मैसेंजर आरएनए 3 प्रकार का होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये सब उनको जान के। लेकिन अब आपको बताने का मतलब है कि लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ लग रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो ये बोर हो रहे हैं। तो ये तो बोर हो गए। बाकी हार्मोन्स के बारे में आप जानते हैं, विटामिन्स के बारे में भी जानते हैं कि बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हमारी आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। हार्मोन्स आप जानते हैं कि समय-समय पे जो चेंजेस आते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट ये कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड प्रोटीन, इनके स्ट्रक्चर और रिएक्शन से संबंधित जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। बाकी इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको पहले से पता है। ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड प्लस प्रोटीन। चलिए, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स नाम ही लिखा हुआ है। अब ये नोट्स है, मैंने क्रॉप करके पेज यहाँ पर पेस्ट कर दिया समय बचाने के लिए। कम समय में यही काम कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एमिनो और प्लस कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाए जाए, उनको हम एमिनो एसिड कहते हैं। इस एमिनो एसिड का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहाँ जुड़ा होता है, ध्यान से देखिएगा। हेलो, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, ये साइड ग्रुप होता है। आया समझ में? तो कभी इनके बारे में अगर आपको नाम लिखना होगा, जैसे मान लो कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो बीटा, उसके आगे बढ़ते हैं तो गामा, डेल्टा, और क्या होता है थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, थीटा, पीटा, नीटा, घसीटा, बहुत सारे होते हैं। लास्ट वाला इग्नोर कर देना, ठीक है? तो ये बहुत सारे कार्बन आप लिख सकते हैं, हमारे काम के ओमेगा तक है, ठीक है? तो अगर कभी एमाइनो ग्रुप अल्फा पे लगा हो तो उसको बोलेंगे अल्फा एमाइनो एसिड, बीटा पे जुड़ा हो तो बीटा, गामा पे गामा, डेल्टा, ओमेगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। हमारे आपके बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो अल्फा एमिनो एसिड से बना होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो अल्फा होता है। मतलब अगर हम बात करें एमिनो एसिड के टाइप्स की तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आप ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड बता सकते हैं। अल्फा उसको बोलेंगे जहां कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे आपका एमिनो ग्रुप जुड़ा हो, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे ये अल्फा है, या बीटा पोजीशन पे NH2 ग्रुप जुड़ा है तो बीटा, ये गामा पोजीशन पे जुड़ा है, ऐसे ही डेल्टा, ओमेगा आप कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि बिकॉज़ इट इज यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस में इसी का यूज होता है। जानते हैं आप लोग? तो टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड व्हिच आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में तो 20 लिखा हुआ है। मैंने कहीं सुना था कि बायोलॉजी में 21 एमिनो एसिड बोला जाता है, क्या 20 होता है? तो एक महारथी कोई डॉक्टर हमसे बोलने लगे, सर हमारे बायो में तो 21 एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन हमने जो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में लिखा है वो कितने हैं? 20। जैसे आप 26 अल्फाबेट होते हैं, 26, उनको मिलाकर के बहुत सारे ऑर्गेनिक बहुत सारे वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक वैसे आप 20 एमिनो एसिड का क्रम, संख्या, इनके आधार पे इन बहुत सारे हजारों एमिनो एसिड का, हम हजारों प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आया समझ में आपको? तो टोटल एमिनो एसिड व्हिच आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस कितने होंगे? 20। अच्छा, अल्फा से प्रोटीन बनता है या बीटा से? अल्फा एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। अब ये कुछ अल्फा के एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल देने का आसान तरीका होता है, कैसे आप इसे याद करेंगे? देखो, जैसे ये कार्बोक्सिलिक है और ये NH2 ग्रुप, ऐसे आप देख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक में ये तीन चीज तो लगभग हर जगह मिलते हैं, NH2, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोजन। वेरिएशन ज्यादातर जगहों पर ये R में होता है। आया समझ में आपको? ये R बदलेंगे, एमिनो एसिड बदलता जाएगा। यहाँ पर R के स्थान पे हाइड्रोजन लिख रखा है हमने। R के स्थान पे क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो उस एमिनो एसिड का नाम ग्लाइसिन होता है। R के स्थान पे CH3 कर देंगे तो उस एमिनो एसिड का नाम एलानिन होता है। R के स्थान पे PH CH3 कर देंगे तो उसका नाम फिनाइल एलानिन होता है। R के स्थान पे OH और CH3 कर देंगे तो CH2, तो उसका नाम सेरीन होता है। ये थोड़ा एक, अभी तक जो एमिनो एसिड थे सब में NH2 1 डिग्री एमाइन ग्रुप था। ये सब में क्या था? ये 1 डिग्री एमाइन ग्रुप है। लेकिन एक ये एमिनो एसिड है पाइरॉल, पाइरॉल से जो है ना, पाइरॉल, पाइरॉल पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो तो इसका नाम होता है प्रोलीन एमिनो एसिड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बाकी में 1 डिग्री एमाइन ग्रुप होता है, इसमें ये कितना डिग्री एमाइन ग्रुप है? 2 डिग्री, पक्का? अच्छा, एक और बात बताएं, अगर यहाँ पर ये कार्बन के स्थान पे C OH और CH2 ले लीजिए तो इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, आप यहाँ पर एक और CH2 ले लें, CH2 और COOH, तो इसका नाम ग्लूटारिक एसिड होता है। आप 4 CH2 1 NH2 ले लें तो इसका नाम लाइसिन होता है। और अगर आपने CH2 और ये गुआनिडीन वाला भी कंपाउंड ले लें तो इसका नाम आपका आर्जिनिन होता है, और ये हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन। अच्छा, एक और जानकारी याद रख लेना, ये हिस्टिडीन, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बता दूं जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आ सकता है, वो ये है ना, ये है, इसका नाम है हिस्टिडीन एमिनो एसिड। इसका नाम क्या है? हिस्टिडीन। कभी-कभी ये जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड होता है, ये जो प्रोटीन होता है, इस जब बनाते वक्त डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट होते वक्त या कभी-कभी इसका COOH यहाँ से उड़ जाता है, इसका COOH यहाँ से हट जाता है। तो ये जो कंपाउंड बचता है इसका नाम होता है हिस्टामीन। इसका क्या नाम होता है? इसको हिस्टामीन कहते हैं।
ये हमारे पेट में एसिडिटी का मुख्य कारक है। हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है ये इसका मुख्य कारक होता है, जिसका नाम क्या होता है? हिस्टामिन। आपको बताऊं कि जब हमारे पेट में 1970 से पहले, 1970 से पहले जब हमको एसिडिटी होती है खाने के हाजमे की वजह से, इरेगुलरिटी की वजह से, तो अक्सर माँ लोग, दादाजी, दादी लोग हम लोग क्या खिलाती थी? खैर हम तो 1970 से पहले तो आप लोग को नहीं मिलता था, लेकिन आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंडफादर, ये लोग इसको फील कर चुके हैं। उन्हें सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा देते थे। आज भी लोग खाने का सोडा मिलाते हैं। कुछ लोग, कुछ कंपाउंड, जो कुछ खाने ऐसे होते हैं जिससे गैस पेट में बनता है, तो उसके साथ क्या मिलाते हैं? खाने का सोडा। वो क्या करता है? हमारी बॉडी में, हमारे पेट में जो HCl होता है ना, HCl बनता है। जैसे ये अगर जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो हमारे पेट में जलन होती है, हमारे पेट में इरिटेशन होता है, क्योंकि ये HCl हमारे पेट के इंटेस्टाइन के जो है अंदर के जो वॉल है उसको रफ कर देते हैं, उसमें छाले पड़ जाते हैं, उसको जला देते हैं। तो समझ में, इससे एसिडिटी और जलन होती है। तो इसको कम करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं? हम बाइकार्बोनेट, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक में बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। तो थोड़ा देर आराम मिलता है। तो उसमें होता क्या है कि ये एसिड से H निकल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके ये सॉल्ट और H2CO3 बनाता है, और ये H2CO3 CO2 बन के बाहर उड़ जाता है। समझ में आ गया? ये CO2 बन के बाहर। इनो में भी ऐसे ही होता है, बाइकार्बोनेट होता है। समझ में? और ऐसे लोग, हाँ, जो भी है, जल्दी से ये जो जितने भी लेते हैं अक्सर बाइकार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों नुकसानदेह होता है? अच्छा, हमारे पेट की आदत है, जैसे हम एसिडिटी क्यों होती है? जैसे आप रेगुलर खाना खाते रहो तो पता चला कि रेगुलर खाना को पचाने के लिए 100 एसिड के मॉलिक्यूल काफी है, तो वो पेट हर रोज 100 एसिड बनाता रहेगा। एक दिन आपने बाहर का जो है जबरदस्त समोसा खा लिया, पिज्जा खा लिया, या कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज खा लिया, जंक फूड। अब उस दिन खाने को पचाने के लिए पेट को ज्यादा एसिड बनाना है, तो उस दिन पेट 100 के बजाय 500 एसिड बना देता है, 400 एसिड, 1000 एसिड बना देता है। फिर आप लगातार 2-4 दिन तक खाते रहो, तो अब आपके पेट के एसिड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, और वो पेट फिर 1000 एसिड रोज बनाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद पिज्जा खा के जिस दिन नॉर्मल खाना स्टार्ट करेंगे, ये नॉर्मल चीजें खाना स्टार्ट करेंगे, अब पेट 1000 एसिड बना रहा है, पर काम आपका 100 एसिड से हो जा रहा है। वो जो 900 एसिड है वो आपके पेट में क्या कर रहे हैं? वो जलन क्रिएट कर रहे हैं, वो छाले क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से अल्सर, तो एसिडिटी होती है। अब उस 900 को सही करने के लिए हम बाहर से 1000-2000 बाइकार्बोनेट खा लेते हैं, तो 900 HCl तो न्यूट्रलाइज हो गया, तुरंत आराम मिल गया। लेकिन आपने जो 900 के ऊपर 2000 आपने 2000 आपने बाइकार्बोनेट खा लिया, पेट तुरंत न्यूट्रल हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, पेट बेसिक हो जाता है। और हमारा सिस्टम जो होता है, अगर पेट बेसिक हो गया तो उसको एसिड करने के लिए पेट के अंदर तुरंत HCl वहां से तुरंत प्रोड्यूस होता है, तो पेट उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वापस एसिड प्रोड्यूस करता है। तो धीरे धीरे हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब एक दिन एक लिमिट से ज्यादा बाइकार्बोनेट हम खा नहीं सकते, पर पेट एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उस समय ढेर सारे एसिड होते हैं, तो इंटेस्टाइन का कैंसर, अल्सर, ये सब होने लगता है। आया समझ में आपको? इसलिए कभी भी बाहर कोई टीचर पार्टी दे जबरदस्ती तो मत लेना, बोला के बोलो ना, मेरे दुश्मन हो आप सब, हमें बाहर की चीजें खिला रहे हो, अगर कोई कुछ भी करे, ठीक है? तो याद रखना चाहिए, ठीक है, कभी कभी खा सकते हैं, तो ये होता है। अच्छा, बाइकार्बोनेट पीने से क्या होता है? हमारा पेट एल्कलाइन हो जाता है। अब एल्कलाइन पेट एसिड से रिएक्शन करके क्या है? और ज्यादा एसिड बनाने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए नुकसान देता है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, 1970 के पहले एसिडिटी को खत्म करने के लिए यही एक तरीका था, बाइकार्बोनेट। लेकिन 1970 के बाद डिस्कवरी में ये पता चला कि देखो हम क्या करते थे, ये आतंकवादी जो बनते थे हम उसको ढूंढ ढूंढ के मारते थे, हम उस फैक्ट्री को खत्म नहीं करते थे जहां से आतंकवादी बन रहे। तो 1970 में डिस्कवर हुआ कि जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है उसका एक मुख्य कारक ये हिस्टामिन होता है, क्योंकि इसमें 3 बेसिक ग्रुप लगे, NH2, N और N। ये HCl मांगते, एक मॉलिक्यूल को 3 HCl चाहिए इसको न्यूट्रल होने के लिए। तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल है तो अगला 300 एसिड को निकाल रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन नामक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, और जिसे हम कहते हैं जो एंटा एसिड्स होता है। एंटीहिस्टामिन मतलब एंटा क्या होता है? एसिड। पेट में एसिडिटी को जो कम करता है, जो इसको खत्म करे, उसको एंटा एसिड कहा जाता है, एंटीहिस्टामिन कहा जाता है। पेट में एसिडिटी किसकी वजह से होती है? हिस्टामिन की वजह से होती है। हिस्टामिन ज्यादा बनने लगता है। यार हम कहां थे? हम कहां चले गए? डाइवर्ट हो गए पार्टी के चक्कर में, हम वापस आते हैं। देखो, एमिनो एसिड, अभी आपकी मेहनत हमें ज्यादा दिखेगी तो पार्टी जरूर देखेंगे, लेकिन मेहनत कम दिखेगी तो पार्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? अब आप शांत रहें। ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का ये R बदलेंगे तो अलग अलग एमिनो एसिड का नाम लिख सकते हैं। बस समझ गए ना आप लोग? मैंने 10 का नाम लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 4 उस साइड है, बाकी 10 एमिनो एसिड आप एनसीईआरटी से नोट कर लेना। अगला, एमिनो एसिड के की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या नोट, क्या याद करें, क्या भूलें? भूलना तो कुछ नहीं है, याद क्या करें, है ना? ऑलमोस्ट एवरी एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 1 डिग्री एमाइन ग्रुप एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन में 2 डिग्री एमाइन ग्रुप होता है। अब व्हिच एमिनो एसिड हैव 2 डिग्री एमाइन ग्रुप? उसका नाम क्या होगा? प्रोलीन। ओके, ईच एमिनो एसिड क्या लिखा है? ईच एमिनो मतलब ये एसिड लिखा, ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ काइडल सेंटर, सब में काइडल सेंटर होता है, एक एन ऑप्टिकली एक्टिव, एक को छोड़ के, उसका नाम क्या है बताओ? ग्लाइसिन, पहला, सब आप जानते हैं। अच्छा, दे एग्जिस्ट, सभी एमिनो एसिड जो होते हैं 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक इसका होता है डी फॉर्म और दूसरा कौन सा होता है? एल फॉर्म। अगर हम इसका फिर से प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे तो एक में NH2 लेफ्ट हैंड साइड होगा, वो कहलाएगा एल आइसोमर, और जिसमें राइट हैंड साइड होता है वो कहलाता है डी। आइसोमेरिज्म में हम जान चुके हैं। अच्छा, हमारे आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो एल एमिनो एसिड से बनता है, तो नेचर में जो प्रोटीन बनते हैं वो हमेशा किसके बने हैं? एल एमिनो एसिड। मतलब ये डी एमिनो एसिड से हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं बनता, ये भी पूछा जा सकता है। इन नेचर द एमिनो एसिड एग्जिस्ट इज नोन एज एल एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सीधी सीधी छोटी सी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं मैं जल्दी से समझा देता हूं, इस नोट्स को फिर आप देख के लिख लेना। क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से प्राप्त हुआ। एक होता है नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। नाम से ही पता, बताओ, बता दो, खुद ही बता दोगे आप, मुझे लिख, अरे तो पढ़े आप, नेचर में पाए जाने वाला, और जो फैक्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है उसे हम कहते हैं लैब में सिंथेसाइज करते हैं, वो सिंथेटिक, और जो नेचुरल है उसे हम नेचर में नेचुरल। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, या बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स या रिक्वायरमेंट। ये 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, जानते हैं आप लोग? एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड्स, दूसरा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। बता दो एक बार क्या होता है? इसेंशियल मतलब हमें जरूरी है,
जरूरी मतलब जो कुछ एमिनो एसिड हमारी बॉडी में खुद ही बन जाते हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेना कि हमें खाना है, हमें मांग मांग के खाना, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी खुद ही बना लेगी, समझ में आ गया। और कुछ एमिनो एसिड ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में नहीं बनती, अब उसे हमें चाहिए तो बाहर से खाना पड़ेगा, और नहीं खाएंगे तो वो प्रोटीन, उससे रिलेटेड प्रोटीन हमें बॉडी में नहीं बनेगी और हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो एक हो गया एसेंशियल जो हमें खाना है, और दूसरा क्या हो गया नॉन एसेंशियल। तो दोज एमिनो एसिड विच आर prepared in our body, which our body can prepare, there is no need to take it by food, is known as non-essential, and those amino acids which are not prepared in our body, which are taken by food, are known as क्या कहेंगे essential। अच्छा, essential amino acid की संख्या 10 है और इसकी भी संख्या कितनी है 10। अब आपसे पूछे कि आप बताओ कौन essential है कौन नॉन essential, तो देखो दोनों को याद करना तो कठिन है, तो मैंने वो 10 amino acid याद कर लिया था essential वाले, तो जो बचे वो सारे क्या होंगे नॉन essential, ये मैं ऐसे करता था। चलिए दूसरा है on the basis of acid, on the basis of chemical behavior, on the basis of chemical behavior। अच्छा, जो एमिनो एसिड का इधर देखना बातें नहीं, जो एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप है ये एक बेसिक ग्रुप, और जो COOH है ये क्या है एसिडिक ग्रुप। मतलब मॉलिक्यूल के बेसिक नेचर के लिए ये NH2 जिम्मेदार है और मॉलिक्यूल के एसिडिक नेचर के लिए COOH जिम्मेदार है, समझ में आ गया। तो अगर किसी में ये दोनों की संख्या बराबर है, याद रखना, तो एमिनो एसिड 3 प्रकार का होता है, एक होता है आ, दूसरा होता है बा, और तीसरा ना। आ बा ना, तो म्यूजिक नहीं है कुछ, आ बा ना। एसिडिक एमिनो एसिड्स एंड बेसिक एमिनो एसिड्स एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। अब देखो कैसे पहचानोगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप की संख्या से ज्यादा, आपको सिर्फ कार्बोक्सिलिक और NH2 देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना, टारगेट फिक्स होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना, दिमाग लगाना ही नहीं है। NH2 और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक की संख्या NH2 से ज्यादा हो तो एसिडिक कहेंगे, और यदि कभी आपको उल्टा यहाँ पर NH2 की संख्या कार्बोक्सिलिक से ज्यादा हो जाए नंबर तो बेसिक कहेंगे, दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे हम क्या न्यूट्रल। खत्म कहानी। आपको बता दूं सिर्फ 2 ही एमिनो एसिड एसिडिक होते हैं, एक का नाम होता है एस्पार्टिक और एक का ग्लूटारिक, तुम लोग तो जानते हो क्यों पढ़ रहे हो फिर। और 3 बेसिक होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, बाकी सारे न्यूट्रल्स होते हैं। हाँ, तो तुमको क्या पढ़ाना है, तो मेरी बेइज्जती हो रही है, तुमको पढ़ाने का मतलब मेरा इंसल्ट हो रहा है, उससे अधिक मेरे शरीर तो तुम लोग जानते हो। ये अब देखो एमिनो एसिड, ये हमने क्लासिफिकेशन लिख रखा है, क्लासिफिकेशन आप अच्छा बताओ इसेंशियल कौन कौन से। अच्छा रुक जाओ, मैं समझ गया, याद है, याद तो याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, सोर्स नेचुरल और सिंथेटिक हो चुका है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट या नीड्स, ये नीड्स या रिक्वायरमेंट, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल, तो इसकी डिफिनेशन भी अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो। जानते हैं ये चीज बड़ा नया लगता है आईटी वाले बच्चों को, उनको थोड़ा फीडबैक हमारा बन जाता है, आप क्या तो फीडबैक खराब रहा मेरा ना कि क्या बता रहे हो सर, तो हमें पहले से पता है। लेकिन दोज एमिनो एसिड व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड वी टेक इट थ्रू फूड आर नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड। पक्का इसका उल्टा, दोज एमिनो एसिड व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, which are synthesized in our body are, there is no need to take it from outside, बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, पार्टी लेने की जरूरत नहीं है, उनको कहेंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। देखो मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने क्या करता था कि एक आपको बहुत फेमस क्या बोलते मंत्र है, वो मंत्र मैं याद कर लेता था, उसी से याद हो जाता था। बल्ले इस फितरी, फितरी होना चाहिए, फितरी 3 में अजलाही, ये मंत्र है, इसे नहीं पढ़ा आप लोगों ने क्या ऐसा। अरे बेटा आज इस चक्कर में मत पड़, इसका ये मतलब हुआ बेटा आज इस चक्कर में मत पड़। तो फितरी मतलब समोसे के चक्कर में या किसी चक्कर में, है ना। बल्ले इस फितरी, बल्ले इस फितरी 3 में अजलाही, अज मतलब जानते हैं आज, तुम लोग कुछ नहीं जानते क्या। बेटा आज इस चक्कर में मत पड़, नहीं तो पिटेगा, समझ में आ गया, या पेट खराब हो जाएंगे, समझ में। तो ये बल्ले मतलब VALLE, तो VAL मतलब वैलिन, LE मतलब ल्यूसीन, आइए आइसोल्यूशन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये आर्जिनिन। कितने हो गए 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मैं आपसे बोलूं एलानिन क्या, एलानिन एसेंशियल की नॉन एसेंशियल, एसेंशियल वाले तो ये लोग ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, यही है, एस्टेरीन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, सब तो जानते हैं, छोड़ो ठीक है, अब आ गया समझ में। ठीक है, ये पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, वही लिखा है। अच्छा न्यूट्रल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल विद पोलर साइड से और न्यूट्रल विद नॉन पोलर, पर ये जानना नहीं आपको, छोड़ो एनसीईआरटी में से कम लिखा। इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एआईटीएस में लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, तो नॉट इन सिलेबस कहो तो एक बार मैं जल्दी से समझा दूं, आप चाहें तो इसे नाम भूल जाए आप, लेकिन रिएक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या बनने वाला, ठीक है। तो नॉट इन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मन करे तो पढ़ना, ना मन करे तो खिसका के साइड हटा के चले जाना, ठीक है। देखो गैब्रियल थैलमाइड, गैब्रियल ने 1 डिग्री माइन बनाने का तरीका बताया था ना, उससे भी हम बना सकते हैं। कैसे, ये थैलमाइड लिया आपने, थैलमाइड के नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज होता है माइनस, उसका रिएक्शन किसी क्लोरो ब्रोमो एस्टर से करा दो, हेलो एस्टर, इससे करा दो, हेलो हेलो एस्टर से करा दो। देखो ये मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको, क्योंकि अगर आप एक बार देखे रहोगे तो रिएक्शन तो आप जानते ही हो, कर लोगे। तो ये है हेलो एस्टर, इसमें ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन पर देने के लिए यहाँ अटैक करता है, SN2 मेथड द्वारा क्लोरीन को यहाँ से बाहर भगा देता है, तो ये कार्बन यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, ये बन जाता है। फिर इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, वाटर H+, ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चलिए बहुत ज्यादा। इसने जेई की भी तैयारी किया था ना, जेई में इसको 700, जेई में भी इसने टॉप किया था, इस बच्ची ने जेई में इसकी 768 रैंक या 67 रैंक, और नीट में चौथी रैंक। ओके, तो ये रहा आपका
खैर पता नहीं किसी किडनी अब सब बेच रहे होंगे सब, है ना। नेक्स्ट ये देखो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, पानी से रिएक्शन करा दें, तो पानी का जो H होगा, पानी का H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ पर, पानी का H यहाँ पर, OH यहाँ पर, यहाँ NH2 बन जाएगा, और पानी इस एस्टर को एसिड में भी रिड्यूस कर देता है। तो पानी दो काम करेगा, इस एमाइड को तोड़ करके एमाइन बना देगा, और साथ में इसको तोड़ देगा, यहाँ पर बन जाएगा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मतलब ये इधर का बॉन्ड टूटा, ये बन जाएगा थैलिक एसिड, ठीक है, ये बन जाएगा थैलिक एसिड। फिर वापस ऐसे ही आप अब इसे रिएक्शन लिख लेना, आप लोगों को ये अभी आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चैप्टर छूटा आपका, उसमें पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर आपको बताएंगे एक HVZ रिएक्शन होता है। जानते हैं आप लोग कौन सा रिएक्शन? HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड का रिएक्शन हम ब्रोमीन रेड फास्फोरस से कराते हैं, फास्फोरस हो तो इसके अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन आ जाता है, और फिर अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो ये Br यहाँ से हट जाएगा, ये Br यहाँ NH2 ग्रुप आ जाएगा, ये बन जाएगा एमिनो एसिड। थोड़ा ज्यादा इसमें डिटेल दे दिया है तो मैं इसे थोड़ा आसान करता हूँ जी। क्या बेटा? हाँ, इसमें एनसीईआरटी में Br2 रेड फास्फोरस के साथ में ये एक्वस लिखा होगा, ये एक्वस एसिटिक एसिड, तो उसको एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं ना, बाकी H2O का कोई काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये बन गया, बोलो अगला। ये एक तरीका है, स्टेकर्स ने तरीका बताया था, उन्होंने क्या बताया था? अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में, सबको मैंने बताया। एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा है ना कि अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव NH2Z का रिएक्शन करा दें, ठीक है, और हम यहाँ H+ से करा के हीट कर दें, तो क्या होता है? ये O और ये H2 बाहर निकल जाते हैं, नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? PCH हो चुका, PCH मतलब पढ़ चुके हैं, बोलो। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर, इसका रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे H2 या ऑक्सीजन, यहाँ से 2H निकलेगा और ये इमाइन बन जाएगा, इमाइन। फिर इमाइन का साइनोहाइड्रीन जैसे नहीं कराते एल्डिहाइड कीटोन का, ये साइनो यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड 2 के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ माइनस और CN आ जाएगा। फिर पानी हम मिलाएंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, वापस CN को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दें? H3O+ के साथ हीट कर दें, तो CN के स्थान पे क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबका ज्यूटेराइन बना रखा है, इसने सबका ज्यूटेराइन बना रखा है, थोड़ा अपना दिमाग लगा दिया, ठीक है, पर अभी आप सिंपल याद। नेक्स्ट, ओके, बन गया? अभी नोट करें क्या आप? घर पे नोट करना, आज तो खत्म करना। नेक्स्ट, बाय यूजिंग कूप सिंथेसिस, बस ये लास्ट है, लेकिन ये चारों सिंथेसिस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आने के चांसेस है नहीं। अच्छा, HVZ रिएक्शन पढ़ा है, इसके इस कार्बन की क्या आ जाएगा? Br, बोलो। फिर इसके बाद डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड से मैंने पढ़ाया था आपको कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड से रिएक्शन करने पर ये कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अमोनिया डेरिवेटिव से इमाइन बना देंगे, और फिर वापस SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस कर दें, तो एक H यहाँ पर एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर क्या लिखा होगा? CH3, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे लिखा होगा CH3 CH2COOH, तब यहाँ बन जाएगा एलानिन। अगर यहाँ पे लिखा होगा PH CH2 CH2 COOH, तो ये बन जाएगा फिनाइल एलानिन। इसी प्रकार से जो भी रिएक्शन लिखा होगा उस अमीनो एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो ये गलती तो नहीं होना चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बायोमोलिक्यूल, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। अच्छा, नॉन सॉल्युबल क्या था? नॉन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है, जैसे CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन, क्योंकि ये खुद पोलर होता है। अभी आगे हम आपको बताएंगे ये प्लस माइनस चार्ज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, मेल्ट विद डीकंपोजिशन ऑन हीटिंग अबव 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट करते हैं तो पहले इसे CO2 टूट के निकल जाएगा, फिर ये मेल्ट करता है। नेक्स्ट, इन एक्वस फेज एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन, एक्वस फेज में ये ज्यूटेराइन के रूप में पाया जाता है, इट एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन। व्हाट इज ज्यूटेराइन? ज्यूटेराइन क्या होता है? जैसे बिल्कुल ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, ये कौन सा ग्रुप है? ये एसिडिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? बेसिक। एसिडिक और बेसिक ग्रुप साथ में है ना, तो अब एसिडिक ग्रुप H+ निकालने में विश्वास रखता है और बेसिक ग्रुप H+ पाने में विश्वास रखता है, तो यहाँ से H निकल जाएगा और वो H वहां पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से H निकलने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, RCH और H के वहां जुड़ने की वजह से वहां पर प्लस आ जाएगा, तो ये जो आयन है इस आयन को कहते हैं ज्यूटेराइन, ठीक है। अब यही इसके बारे में 2-4 शब्द लिखा गया है, ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन देखो, एक्वस सोल्यूशन में इसका COOH से H निकला और NH2 के पास चला गया, हमें प्राप्त हो गया ज्यूटेराइन। डाइपोलर आयन definition, it is a dipolar ion of amino acid formed due to intramolecular acid base reaction, मॉलिक्यूल के अंदर एसिड बेस रिएक्शन से ये बनता है। इट इज आयनिक बट ओवरऑल न्यूट्रल, यहाँ प्लस और माइनस चार्ज होते हैं पर दुनिया वालों के लिए ये न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे NaCl के अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है, लेकिन दुनिया वालों के लिए NaCl क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर मात्रा में है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये एसिड डालोगे तो भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस से भी रिएक्शन करते हैं, तो दे कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। अच्छा, मतलब इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, तो अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? इसमें एसिड मिलाओगे आप, तो जो ज्यूटेराइन का माइनस पार्ट है उसके साथ एसिड का H जुड़ जाएगा और वो केटायन दिखेगा, केटायन बन जाएगा। यानी अब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस NH3 के H को चुरा लेगा और NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो बचेगा एनायन। तो एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है? केटायन। बेसिक मीडियम में एनायन। अच्छा, एसिडिक मीडियम मतलब pH हाई है या लो है, तो ये एट लो pH आप लिख सकते हैं, एट लो pH ज्यूटेराइन कन्वर्टेड टू केटायन, एट हाई pH, एट हाई pH ज्यूटेराइन कन्वर्टेड टू एनायन। अच्छा, ज्यूटेराइन एक पर्टिकुलर पीएच, कोई भी एमिनो एसिड एक पर्टिकुलर पीएच पे ही वो ज्यूटेराइन के रूप में पाया जाता है, एक और उस पर्टिकुलर पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। उससे कम पीएच होगा तो वो केटायन बन जाएगा, उससे ज्यादा पीएच होगा तो वो एनायन बन जाएगा। आई होप समझ में आप पहले से आपको आता है, जानते हैं आप लोग? ओके, लिखेंगे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे किसी बर्तन में इसको हमने रख रखा है तो एक पर्टिकुलर पीएच होगा, उसी पीएच पर ये ज्यूटेराइन के रूप में पाया जाएगा और इस पीएच को इस एमिनो एसिड का, इस पीएच को इस एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इससे कम पीएच होगा, अगर आपने इसमें H+ मिला दिया, इससे कम पीएच हुआ
H+ मिला दिया, है ना, ये एट लो पीएच, तो ये कीटायन बन जाएगा क्योंकि वो H वहां जाके जुड़ जाएगा। एट हाई पीएच मतलब क्या होगा, यहाँ पे OH- आपने मिला दिया बेस, ये एनायन बन। अच्छा, इसका मूवमेंट भी होगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसका नाम होता है एनोड, और दूसरा क्या होता है कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी एमिनो एसिड अपने ज्यूटर आयन के रूप में रहेगा और बीच में रहेगा जब उस मोहल्ले का पीएच उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, जैसे एक मोहल्ले का पीएच है, इस एमिनो एसिड को हमने मिला, अगर एमिनो एसिड का पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, इसके पीएच से मैच करता है, तब तो वो ज्यूटर आयन के रूप में होगा। अगर मान लिया एमिनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच कर दिया आपने, जितना होना चाहिए उससे कम, तो तुरंत वो क्या करेगा, वो क्या बन जाएगा, कीटायन बनेगा। तो ये बीच में क्यों रहता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट रहता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट है, तो बीच में रहता है, ना लेफ्ट जाता है ना राइट जाता है। लेकिन अगर जैसे ही ये आपका ये माइनस न्यूट्रल होगा, इसमें एसिड आप मिलाओगे, पीएच कम होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये कीटायन बचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगा रहेगा, तो ये मूव कर जाएगा टुवर्ड्स कैथोड। समझ में आ गया। जैसे इसमें बेस मिलाओगे तो बेस इस H को चुराएगा, तो ये वाला पोर्शन न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन जब न्यूट्रल होगा तो ये एनायन अट्रैक्ट होकर ये किधर भाग जाएगा, टुवर्ड्स एनोड। तो एट लो पीएच इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, लो पीएच पर मूव टुवर्ड्स कैथोड, एट हाई पीएच इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। दैट पीएच एट व्हिच एमिनो एसिड मूव्स नाइदर टुवर्ड्स कैथोड नॉर टुवर्ड्स एनोड इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की किताब में दो डिफिनेशन लिखी जाती है कि दैट पीएच इन व्हिच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन व्हिच एमिनो एसिड नाइदर मूव्स टुवर्ड्स कैथोड नॉट टुवर्ड्स एनोड इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड दैट पीएच एट व्हिच एमिनो एसिड मूव्स टुवर्ड्स कैथोड और एनोड इज नॉट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट एमिनो एसिड। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में वही जो बोला मैंने। At low pH, amino acid moves towards cathode. It becomes cation. At high pH, amino acid moves towards it becomes, क्योंकि रीजन भी साथ में लिख रखा है। At क्या लिखा है इसमें? Yeah. That pH at which amino acid neither moves towards cathode nor towards anode are known as is known as isoelectric point PI. क्या कहते हैं? PI. अच्छा, in another word कि amino acid हर pH पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यूटेराइन के रूप में नहीं रहता, एक पर्टिकुलर pH पे ही रहता है। तो in another word that pH at which amino acid exists as deuterion is known as isoelectric point of that pH। हमसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पहले पूछा जाता था, पहले एनसीईआरटी में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ था। इससे पहले वाली एनसीईआरटी आप खोलेंगे जस्ट, उसमें एक टेबल में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिया था, तो वो भी पूछा था, आजकल नहीं दिया गया। तो अब 20 एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन याद करेगा। तो मैंने क्या किया था कि दिमाग में बैठाने के जुगाड़ क्या किया था कि एसिडिक दो हैं, उनका हमने बाउंड्री देख लिया था कि जो एसिडिक एमिनो एसिड होता है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो एक का 2.8 होता है, एक का 3.2 होता है। कितना होता है, 0 से 3.2 के आसपास। अगर कहीं तो वो एसिडिक एमिनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमेशा 0 से 3.2 के आसपास होंगे, जनरली 3 के आसपास होते हैं। और बेसिक एमिनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो, ये थोड़ा सा करेक्शन इसमें, बेसिक एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ग्रेटर देन 6 पॉइंट, ग्रेटर, अरे यार जल्दी का काम, हाँ बोल दो, शैतान भी बोल दो, है ना, ठीक है। बेसिक एमिनो एसिड जो होते हैं उनके सबके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मुझे याद है, एक का 7.6 है और एक का 10 के आसपास है, एक का 13-14 के आसपास है। अब मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं, सबके डेटा याद नहीं, तो ये इससे। और जो न्यूट्रल होते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.5 से 6.3 या 5 के बीच में तैरता रहता है। मतलब जितने सारे न्यूट्रल हैं, किसी का 5.5 आता है, किसी का 5.6 आता है, किसी का 5.7 आता है, किसी का 6 आता है, किसी का 6.1 होता है, सबके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसी में आते हैं। तो जितने 15 एमिनो एसिड हैं उनके आइसोइलेक्ट वो इसी पीएच पर ज्यूटेराइन के रूप में रहेंगे, और जितने एसिडिक एमिनो एसिड हैं वो इस पीएच पर ज्यूटेराइन के रूप में रहेंगे, और जितने बेसिक एमिनो एसिड हैं वो इस पीएच पर ज्यूटेराइन के। इसके अलावा अगर पीएच में परिवर्तन किया तो वो चेंज हो जाए। आया समझ में। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, इजाजत हो तो पेश करूं, पेश करूं, इजाजत है। इरशाद कि नौशाद, नौशाद नहीं है, कोई नहीं, अब डॉक्टर बन के आएगा। हाँ, क्या बेटा, ओके। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, उसका जवाब आपको ढूंढना है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन, अल्लानीन, गॉड अल्लाह से बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर, अबे व्हाइट पे व्हाइट क्यों नहीं लिखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भगवान की मां, ये स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन एट एट फॉलोइंग पीएच। ये एलानीन इधर देखो, इस एलानीन को इस पीएच पर कैसा फोटो होगा, आपको अंदाज लगाना, ये कैसा दिखेगा। सुनो, ये कैसा एमिनो एसिड है, न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक, यह एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है, पक्का। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा ना चाहिए लगभग 5.5 के आसपास, अर्थात एट दिस पीएच दिस एमिनो एसिड विल एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन। तो अब इसमें जो 3 है ये तो कम है, ये 6 वैल्यू लगभग 5.5 के करीब है, तो इस पीएच पर ये एलानीन जो होगा इट विल प्रेजेंट एज ए ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन में हमें NH3+ और COO- हमें बनाना, ये तो पीएच 6 के आसपास एलानीन ऐसा दिखेगा। किसी मोहल्ले का पीएच 6 है तो एलानीन ऐसा दिखेगा, किसी मोहल्ले का पीएच 3 है तो एलानीन के लिए 3 पीएच कम है, कम है मतलब वहां H+ ज्यादा है, तो वो H क्या करेंगे, H कहां जाएंगे, H इससे जुड़ जाएंगे, तो इस पीएच पर इसमें H ज्यादा होगा, यहाँ पर H की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो ये H यहाँ पर चिपक जाएंगे और ये बन जाएगा CH3CnH3, एक कीटायन बन जाएगा। नहीं आया समझ में। pH 10 कर दिया अगर हमने, तो फिर वहां OH- ज्यादा है, तो वो यहाँ से H चुरा लेंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH NH2, क्या बन जाएगा यहाँ पर बताओ, NH2COO-। अच्छी चीज बताओ, एक और सवाल, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पीएच हम चेंज करें तो इस पीएच पर एलानीन किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगा, कैथोड पर प्राप्त होगा, तो इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड मूवमेंट। ये कहां मूव करेगा बताओ, टुवर्ड्स एनोड। और ये कहां रहेगा बताओ, ये कहां रहेगा बताओ, ये बीच में, इन मिडिल पार्ट, मिडिल में। हो गया, नहीं आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो कर लेंगे आप लोग। अच्छा सुनो, ये एमिनो एसिड को अलग कैसे करते हैं, देखो अब ये मूव कर रहे हैं ना, ये बीच में था एक पीएच पर, एक पीएच पे ये किधर भाग गया,
कैथोड की तरफ, एक पीएच पर किधर भाग गया, एनोड की तरफ। तो ये मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो उनको सेपरेट भी किया जा सकता है, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं जो है इलेक्ट्रो। तो आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और माइग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड कैन बी सेपरेटेड टू ईच अदर। ये ई का मतलब क्या हुआ जल्दी से बता दो, ये क्या है, ईच अदर क्या है, लिखने से बच गए। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ये स्कैन किया गया। तो किसी का प्रचार क्यों करें हम लोग, है ना। अब तो प्रचार हो गया, क्या हो गया, पीडब्ल्यू को पैसा थोड़ी दिया इनके प्रचार करें हम। लेकिन साथ में ये क्या है, लाइसिन, ये एलानिन और आर्जिनिन कट गया। नहीं नहीं एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। सुनो, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक। सुनो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ आर्जिनिन, एलानिन एंड क्या लिखा, एस्पार्टिक एसिड, इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एक जगह पर आर्जिनिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड है, इनको आपको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं, छोड़ो मैं ही बताता हूं। सुनो, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने का प्रयास करते हैं। इधर जो लेफ्ट साइड है ये, एक राइट साइड, ये आपका क्या है, ये हो गया एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड। इसमें बीच में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बर्तन रखते हैं, जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जानते हैं आप लोग क्या होता है जी, नहीं बन पा रहा क्या, मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग मेरा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है कि देखो अपने आप तो मॉलिक्यूल इससे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो ये इसमें से बाहर निकल सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लो कोई बहुत पतला सा रास्ता हो जिससे आपको बाहर निकलना हो, और वैसे कोई बोले तो आप नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो फिर उसमें क्या करेंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल कभी कभी सही भी सेट होता है, कभी सही नहीं होता। इसमें हमने देखो, इसमें हमने आर्जिनिन और क्या लिया, एस्पार्टिक एसिड और एलानिन, इन तीन अमीनो एसिड को ले रखा। जिसमें ठीक है, ये तीन अमीनो एसिड है, तीनों को हमें सेपरेट करना है। तरीका बताओ, बन जाओ साइंटिस्ट आप लोग। देखो आर्जिनिन होता है, ये एक बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है और एलानिन न्यूट्रल। तो इनके जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है पीआई वैल्यू है, ये आर्जिनिन का ये ग्रेटर देन 7.6 है या 3, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है लेस देन 3.2। तो मतलब ये इसी रूप में ड्यूटेराइन के रूप में रहेंगे, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है लगभग 5.5 के बीच में। अब हमने ये जो पूरा बर्तन भरा हुआ था सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट का पीएच हमने सेट कर दिया 5.5 के बीच में, और इसमें बिजली को भेज दिया, जा बिजली जा। अब बिजली इसमें चल रही है ना, बिजली अंदर गई, मोहल्ले में हड़का मच गया है ना। अच्छा व्हाट हैपन, इसमें जो आर्जिनिन है जो बेसिक एमिनो एसिड है, उसके लिए ये पीएच कम है, क्योंकि ये पीएच 5.5 है, उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होना चाहिए था 7.6 से ऊपर। तो आर्जिनिन के लिए ये कम पीएच है, तो कम पीएच में एच ज्यादा होगा, तो ये वाला एनायन बन जाएगा। किस रूप में बन जाएगा बताओ, इट बिकम्स एनायन, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि एच तो एनायन से जुड़ जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। अच्छा कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। तो जब कीटोन बनेगा तो इस कीटोन को ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये यहाँ से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के इस साइड चला जाएगा, राइट साइड। बिजली के करंट की वजह से याद रखना, ये बीच से हट के इस किनारे चला गया, ठीक है। अच्छा एस्पार्टिक एसिड के लिए ये मोहल्ला ज्यादा पीएच है, क्योंकि उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 होना चाहिए, 5 मतलब ज्यादा ओएच है यहाँ, तो ओएच एच चुरा लेंगे तो ये बन जाएगा एनायन। ये क्या बन जाएगा, एनायन, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो नेगेटिव वाला जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और इसमें दोनों चार्ज होंगे, इसमें प्लस भी होगा और क्या होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग 5.5 के बीच होता है, तो ये इसके लिए सेट है, तो ये ड्यूटेराइन के रूप में रहेगा। तो इसके प्लस को इधर से अट्रैक्शन होगा, प्लस का अट्रैक्शन राइट साइड से होगा, माइनस का अट्रैक्शन लेफ्ट से होगा, तो ये बीच में पड़ा रहेगा, तो ये मूव नहीं करेगा। तो आप इधर क्या मिलेंगे, सारे बेसिक इधर चले जाएंगे, एसिडिक इधर आ जाएंगे, यहाँ से एसिडिक निकाल लिया, वहां से बेसिक निकाल लिया, बी से क्या निकाल लिया आपने, न्यूट्रल। तो आपने इस एमिनो एसिड को सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग बिजली, किसके यूज करके, बिजली। तो इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, मतलब चार्ज पार्टिकल बिजली की वजह से चलना शुरू कर दे तो इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, बिजली जानते हैं आप लोग, वो बिजली नहीं, यहाँ बिजली खड़ी नहीं, बोली नहीं है, कौन सा है वो, कौन सा बिजली, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या चीज, जो झंडा, कहाँ, हमें भी बताओ, कहाँ कहाँ पे, क्या चीज, ये वाली, अच्छा ये बिजली, हाँ बिजली आ गई जी। तो याद रखना, नाउ इट्स टाइम ऑफ रिएक्शंस, इट्स टाइम ऑफ क्या है, रिएक्शन का समय है कि रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड जो होता है बेटा, एमिनो एसिड में NH2 और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप होते हैं, तो इसमें बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, दोनों है। जैसे किसी के घर में दो भाई हों, एक कट्टा लेके टहलता है, एक पढ़ा लिखा हुआ है ना, समझ में आ गया। तो उस घर में जो जो भी आएगा, अगर कट्टा टाइप का कोई आएगा है ना, मिर्जापुर से कोई आएगा तो कट्टा वाला सामान लेगा, है ना। और सुनो, तो ये उसी प्रकार से इसमें दोनों टाइप के ग्रुप होते हैं, बेसिक भी है और एसिडिक भी है। याद रखना, ये जो बेसिक ग्रुप है, ये अगर सामने कोई एसिड आएगा तो ये बेस उसको संभाल लेगा, ये बेस उसे आगे बढ़ के रिएक्ट कर जाएगा। और अगर कोई एसिड आएगा तो ये, उल्टा बोल गया मैं, अगर कोई एसिड आ गया तो ये बेस आगे बढ़ के रिएक्ट कर जाएगा, और अगर कोई बेस आ गया तो ये, समझ में आ गया। तो जब जो एसिड आएंगे वो एसिड या लिविंग ग्रुप,
एसिड होंगे, लिविंग ग्रुप वाले कंपाउंड होंगे, वो यहाँ रिएक्शन करेंगे। और जो कार्बोक्सिलिक की तरफ कौन रिएक्शन करेंगे? जो बेस होंगे या जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, उसका रिएक्शन यहाँ होगा। तो चलें कुछ एग्जांपल हम आपके सामने पेश करें, इजाजत है? अच्छा अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें अगर आप HCl मिला दें, HCl, तो HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। तो H कहाँ जाके जुड़ेगा? H नाइट्रोजन के लोन पर से जुड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर उसी पे Cl आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये लिविंग ग्रुप वाला मॉलिक्यूल इसकी तरफ दौड़ेगा, हार्टबीट इसकी बढ़ेगी, ये Cl निकल जाएगा, ये NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये एसाइल ग्रुप आ गया, इसको कहते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड में भी कौन सा ग्रुप आ गया? एसाइल। आप लोगों को एमाइन चैप्टर में ये रिएक्शन में वापस पढ़ाऊंगा, अभी आपको एमाइंस मैंने नहीं पढ़ाया, अभी तो एमाइंस आपको पढ़ाना बाकी है। इन लोगों को एमाइंस मैंने पढ़ाया, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है एमाइंस में एसाइलेशन करेंगे तो ये अभी आपको वापस समझ में आएगा जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा, क्योंकि अब आगे पीछे ना पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी से बैक वाला पार्ट ही हम कवर कर लेंगे, तो नॉर्मल क्लास में आपके 2 क्लास में एमाइंस कंप्लीट हो जाएगा, एमाइंस ही बचा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से ये Cl बाहर निकलेगा, तो एसाइलेशन किससे कर सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिड हैलाइड से, बेंजोइक क्लोराइड से क्या हो जाएगा? आपने हिंस वाला रिएक्शन पढ़ा था ना, तो उससे रिलेटेड रिएक्शंस। नेक्स्ट NaNO2HCl या HNO2HCl क्या करता है बताओ? NaNO2HCl क्या करता है? जहां पर 1 डिग्री एमाइन ग्रुप होता है वहां पर OH ला देता है। ये रिएक्शन आपको अभी सिर्फ लिखना है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में कब आएगा? एमाइंस पढ़ाने के बाद, क्योंकि इन सब के मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस अब चूंकि मजबूरी थी तो थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। ये NaNO2HCl प्लस HNO2 से रिएक्शन करेंगे तो NH2 के स्थान पे क्या हो जाता है? OH, यही तो पढ़ा है ना आपने। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो ये तो सबने पढ़ा, ये अमोनिया डेरिवेटिव 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन अगर इससे कराते हैं तो क्या बन जाता है? ये H2O बन के एमाइन। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो यहाँ से O निकल जाएगा और H2 निकल जाएगा। बोलो NaNO2HCl में क्या हो जाएगा बेटा? सेम, यहाँ पर किसमें टूट जाएगा? NO प्लस और Cl माइनस में, NO NH2 को निकाल लेगा, डाइजोनियम आयन बना के Cl वहां जुड़ जाएगा। ये NO Br से करेंगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा। ये रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा कहाँ? एमाइंस में, और आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कंबाइंड बैच ले लिया तो इसलिए ये आपको थोड़ा रिएक्शन ज्यादा हो गया। तो वैसे एक बात बताऊं, मेडिकल में रिएक्शंस नहीं पूछा जाता, मेडिकल नीट के एग्जाम में एमिनो एसिड के रिएक्शंस नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये छूट भी गया तो भी कोई फर्क नहीं है, पर याद है तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा? देखो मैं आपको ये बताया गया होगा, क्लास में पढ़ाया था, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करा था, या ऐसे सोचो, एक आध टॉपिक थोड़ा सा अलग आ जाता है, ये गड़बड़ जाता है। ये ClNO किसमें टूट जाएगा बता दो? ये Cl प्लस NO, सॉरी Cl माइनस NO प्लस हो गया। अब NO प्लस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से 2H और ये O बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा डाइजोनियम, और इसे जुड़ जाएगा Cl माइनस माइनस H2। कैसे बाहर निकलेगा? यहाँ से O निकलेगा, बोलो, यहाँ से H2 निकलेगा, पहले डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे, कुछ मत करो, नहीं आ रहा समझ में, मैं बता इधर थोड़ा आराम से बता देता हूँ, जल्दी में फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बना NO प्लस, छोड़ो, अच्छा बताओ, इन दोनों को मिला के हीट करेंगे, इधर देखना, ये प्रॉपर मैकेनिज्म NaNO2HCl के साथ मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना, पहले ये अटैक होगा, H ट्रांसफर होगा, टाइटोमेरिज्म होगा, फिर H2O बाहर निकलेगा। लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये H2 और ये O बाहर निकलेंगे, H2O बनके क्या बन जाएगा? RN डबल बॉन्ड N प्लस। अब ध्यान से देखना, इस N पर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है, तो इस N को स्टेबल करने के लिए क्या होगा? ये नाइट्रोजन लोन पेयर आगे बढ़ा देगा और ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, फिर ये N2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर भाग जाएगा, ये बन जाएगा R प्लस और प्लस नाइट्रोजन गैस। इस मोहल्ले में अगर Cl होगा तो ये फिर Cl इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? RCl। अगर यहाँ पर हमने, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर Cl लिया तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, अगर यहाँ पे Br लिया, यहाँ पर Br लिया तो यहाँ पर Br आ जाएगा, अगर हमने यहाँ OH लिया तो यहाँ OH आ जाएगा, अगर यहाँ हमने पप्पू भाई को लिया तो यहाँ पप्पू भाई आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? ज्यादा दिमाग मत लगा, बहुत आसान, जस्ट कूल, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लगाओ, ये पता नहीं क्या हो गया, ये आगे आने वाला, डोंट वरी। नेक्स्ट रिएक्शन विद रिएक्शन क्या लिखा है? ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जो बढ़े हैं थोड़े बहुत, और कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। थोड़े रिएक्शन मिटा दो। अच्छा बताओ, ये NaOH क्या है? बेस, और बेस को क्या पसंद है? एसिड। इसमें एसिडिक ग्रुप है कि नहीं है बताओ? है। ये बेस यहाँ से H चुरा सकता है कि नहीं चुरा सकता है? बोलो। तो सीधा सीधा ये बेस यहाँ से H चुरा लेगा बेटा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो NaOH मिलाओगे तो सॉल्ट बन जाएगा, NaOH मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। अच्छा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे आप, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया भी यहाँ से हाइड्रोजन, अरे अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे अगर, तो अमोनिया भी बेस है, यहाँ से H चुरा लेगा, पहले सॉल्ट बनेगा और फिर इसको हीट करोगे। कभी भी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो H2O बाहर निकलता है ना, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैंने पढ़ा दिया होता तो ये थोड़ा सा मामला आसान होता, पर कोई बात नहीं, ये रिएक्शन हम एक बार वापस पढ़ाएंगे 39 बैच में, YN39। ठीक है, ये बन जाएगा दिस वन एमाइड। अच्छा, सोडा लाइम तो सबने पढ़ा है, सोडा लाइम, सोडा लाइम से हीट करने से CO2 गैस बाहर निकलता है। अब CO2 अगर आप निकाल दीजिए यहाँ से CO2 तो ये H जुड़ के 1 डिग्री एमाइन बन जाए। अच्छा, एल्कोहल के साथ H प्लस, एल्कोहल में एस्टरिफिकेशन सबने पढ़ा कि एसिड और एल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर बनता है, ये एल्कोहल में पढ़ा गया, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिशर एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फिशर एस्टरिफिकेशन। इतने में तो मैं लिख ही लिया। नेक्स्ट, लिथियम एल्यूमिनाइड से रिएक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? लिथियम एल्यूमिनाइड क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये एक गलत रिएक्शन आ गया, क्या बेटा? ये बोल रहे हैं आप लोग?
नेक्स्ट, अच्छा कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ देखो, मॉलिक्यूल अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ है, एसिड मिलाओगे तो NH2 से रिएक्शन करेगा, बेस मिलाओगे तो कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करेगा, और बहुत सारे कार्बोक्सिलिक रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। अब अगला रिएक्शन कभी-कभी ये अपने दोनों ग्रुप की वजह से रिएक्शन करता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बहुत सीधी-सीधी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर कहीं NH2 है तो NH2 बाई नेचर क्या है? बेस है। NH2 बाई नेचर बेस है। ये और कार्बोक्सिलिक एसिड बाई नेचर एसिड है। इन दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करना चाह रहे कि नहीं कर रहे बताओ? NH2 और कार्बोक्सिल के बीच में रिएक्शन होता है कि नहीं होता? अल्कोहल और एसिड के बीच रिएक्शन होता है कि नहीं होता? जानते हैं कैसे? ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा, यहां से निकल जाएगा OH और यहां से निकल जाएगा H। तो कभी भी NH2 और कार्बोक्सिलिक साथ आते हैं ना, ये तो इनके बीच रिएक्शन होता है, ये OH और ये H2 बाहर निकल जाते हैं, ये एमाइड बन जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एमाइड। क्योंकि एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड किससे रिएक्शन करता है? अल्कोहल या एमाइन से। अल्कोहल एमाइन किससे रिएक्शन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। पक्का? चलिए अब देखो, मान लिया एमिनो एसिड में हमने बाहर से ना एसिड मिलाया ना बेस मिला, हमने कुछ नहीं मिला। एमिनो एसिड से हमने कुछ मिलाया नहीं, तो एमिनो एसिड के घर में ही एसिड बेस है। ये एमिनो एसिड है, यहाँ पर R1 एमिनो एसिड में एक NH2 है और एक कार्बोक्सिलिक है। घर के अंदर है कि नहीं एसिड बेस होता? एक दूसरा एमिनो एसिड है R2, उसमें भी यही सारे ग्रुप प्रेजेंट है। ये अगर आपने बाहर से कुछ नहीं मिलाया तो ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। अगर दो अल्फा एमिनो एसिड को आपस में मिला देंगे ना, तो ये NH2 इस पर रिएक्ट कर जाता है, ये NH2 इस पर रिएक्ट कर जाता है, एक वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, एक वाटर यहाँ से बन जाता है। तो अल्फा एमिनो एसिड को कुछ ना मिलाए, सिर्फ हीट कर दें तो दो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं डाइमर के रूप में, और ये साइकिल बन जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? साइकिल का। ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH CO CHR, और इधर भी क्या बनेगा? CO आगे NHCHR। ये डाइमर ऑफ एमिनो एसिड बनते हैं। आया समझ में बेटा? तो कभी भी कोई बोले अल्फा एमिनो एसिड में अगर आप NaOH मिलाओगे तो वो कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करेगा। अमोनिया मिलाओगे तो कार्बोक्सिलिक से करेगा, बेस मिलाओगे तो कार्बोक्सिलिक से करेगा, एसिड मिलाओगे तो NH2 से रिएक्ट करेगा। कुछ नहीं मिलाओगे तो दोनों एमिनो एसिड का एक का एमिनो दूसरे के एसिड पर और एक एसिड दूसरे के एमिनो पर अटैक करता है और ये बन जाता है डाइमर। एक तो ये सवाल करते हैं कि अगर हम अल्फा एमिनो एसिड को हीट करें तो क्या बनेगा? एक ये सवाल बनता है, यदि हम इसको हीट करें तो क्या होगा? इसको हीट करेंगे तो हम ये बनाएंगे डाइमर अल्फा एमिनो एसिड। अब यहाँ पर R की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, R की जगह पर हाइड्रोजन लिख सकते हैं, मिथाइल लिख सकते हैं, इथाइल लिख सकते हैं, ये जानना ठीक है। दूसरा, इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? टोटल आइसोमर। ये थोड़ा सवाल कठिन हो गया। टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे? टोटल प्रोडक्ट दूसरा सवाल बनता है। ये थोड़ा कठिन सवाल, ये लेवल 2 का सवाल। कैसे बताएंगे? ये जो बना, ये दोनों आर सेम दिशा में भी हो सकते हैं सिस, और अपोजिट भी हो सकते हैं ट्रांस। अगर ये सेम दिशा में होंगे तो ये सिस आइसोमर होंगे, और दोनों के आर अगर अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। इसमें जो सिस आइसोमर्स है, कंपाउंड में काइडल कार्बन के साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाए तो वो मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और जो सिस आइसोमर्स है वो ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव। और जो एक्टिव होते हैं वो दो रूपों में होंगे, एक उसका प्लस रूप होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस। तो टोटल रूप कितने बनेंगे यहाँ पर बनेगा? टोटल रूप 3 बनेंगे, 2 एक्टिव और एक क्या होंगे? इनएक्टिव। पहला सवाल, अल्फा एमिनो, ये सवाल सिर्फ AITS के टफ पेपर में आ सकता है, एग्जाम में नहीं आए कि अल्फा एमिनो एसिड को हीट करें तो क्या बनेगा? तो आप बोलेगा डाइमर। कितने आइसोमर बनेंगे? 3। एक्टिव कितने होंगे? 2। इनएक्टिव कितने होंगे? 1। मीजो कितना होगा? 1। पक्का? क्या बेटा?
जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है वो जीआई नहीं करता। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ क्या शो करता है, ये रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस शो करने वाला जो लोन पेयर होता है, अरे इतना बड़ा लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर रेजोनेंस होता है ये जीआई शो नहीं करता, क्योंकि ये रेजोनेंस करता है ना अपने कीटोन के साथ। पक्का कोई आपसे इसमें काइडल सेंटर पूछे तो ये 2 माने जाएंगे, इनको काइडल एटम नहीं बनाएंगे हम। अगर रेजोनेंस नहीं करते तो ये काइडल सेंटर कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 4। क्या बात, 1 मिनट, इतना ज्यादा बता दिया कि आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। पहली बात तो हमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, सिंपल एमिनो एसिड क्या होता है, दूसरा विच एमिनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, अल्फा, और एमिनो एसिड का कौन सा आइसोमर प्रोटीन होता है, डी या एल, एल आइसोमर्स। अच्छा, कौन सा एमिनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन, किसमें 2 डिग्री अमाइन ग्रुप होता है, प्रोलिन। अच्छा, टोटल एसेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं, 10, नॉन एसेंशियल 10। इनके एग्जांपल कितने हैं आप जानते हैं, इनके एग्जांपल हो गया कौन कौन से आप जानते हैं, बोलो, यही आपके एग्जाम में आ गया। या इसमें से एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन सा है, ये आपको पहचानना। या व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, समझ में आ गया। या पीएच को बदलने पर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बनेगा। आपके जो मैंने अभी रिएक्शंस बताए, यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस मतलब 1% है, 0.1%, 99.9% नहीं है, क्योंकि ये वही रिएक्शंस हैं जो NH2 और COOH के हैं। तो अगर आपको नहीं भी पढ़ाया जाएगा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइन चैप्टर खत्म हो जाए तो ये रिएक्शन अपने आप कर लेंगे। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन इफ अल्फा एमिनो एसिड इज हीटेड एट हाई टेंपरेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल रिएजन, देन आप बोलेंगे इट वी गेट डाइमर। हमें क्या प्राप्त होगा, डाइमर। क्या बनेगा, डाइमर। टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये 3। ये कठिन होगा, ये जेई के लिए भी कठिन सवाल होता है, पर मैंने बता दिया। व्हाट हैपन व्हेन बीटा एमिनो एसिड इज हीटेड। यदि हम यूपीएससी में तो बहुत, यूपीएससी के लिए तो आसान सवाल है, यूपीएससी में तो बहुत टफ सवाल पूछे जाते हैं, परंतु ऑर्गेनिक का पेपर जब आप एग्जाम दे लेना, मतलब आपका नीट अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाना, तो किसी एक ईयर का यूपीएससी का केमिस्ट्री का पेपर आप डाउनलोड करना। आप उसमें केमिस्ट्री में 4 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। तो जो ऑर्गेनिक के 25% क्वेश्चंस होंगे, एक बार आप उसमें देखिएगा, समझ में आ गया। ऑर्गेनिक में वो स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ के, एनालिटिकल छोड़ के बाकी सारे सवाल आपसे सॉल्व हो जाए, मेन से एडवांस कुछ भी हो, क्योंकि कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है। अच्छा सुनो, अल्फा को हीट करते हैं तो क्या बनता है, डाइमर। 1 मिनट, अभी 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 मत करिएगा, अभी समय नहीं है। आप इसको तब चेक करिएगा जब फ्री हो जाए, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। चलो देखते हैं कुछ नया करके, कुछ यूपीएससी के पेपर क्या हमसे सॉल्व होते हैं, तो उसको देखिएगा। अगर इरादा हो कि नहीं यार डॉक्टर बनने की, अब हमें आईएएस बनना है, नहीं, तो फिर आप एक बार देखिएगा, लेकिन केमिस्ट्री से कभी भी आईएएस एग्जाम मत दीजिएगा, बहुत टफ होता है। सबसे बेस्ट बायो है आपके लिए। हाँ, अब उधर आप साइंस से उधर फिर दर्शन शास्त्र में जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दर्शन मतलब फिलोसफी, दार्शनिक नहीं बनना, फिलोसफर। ओके, पता नहीं मैं क्या वहां ये बोला था, भूल गया। अच्छा बच्चा, अगर हम बीटा एमिनो एसिड को हीट करें, बीटा को किसको हीट करें, ये देखो, ये बीटा है कि नहीं है, अच्छा बोलेंगे आप जरूर, ये अल्फा है, ये बीटा, बीटा एमिनो एसिड। अगर हम इसको हीट करें तो दूसरे बीटा एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ते हैं, जैसे अल्फा वाले जुड़ते हैं। अब इसके पीछे रीजन आपको झलकना चाहिए, चमकना चाहिए, चमक जाए तो अच्छी बात है। यस, क्योंकि अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो 8 मेंबर का रिंग बनेगा, और रिंग 5 और 6 मेंबर की ही स्टेबल होती है, इसीलिए दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, ये आपस में नहीं जुड़ सकते। अब क्योंकि अगर आपस में जुड़ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर का रिंग बनेगा, और 8 मेंबर की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल, देयरफॉर नहीं जुड़ते। अच्छा, ये आपस में जुड़े, अगर मान लो ये NH2 का H इसके साथ जुड़ जाए तो 4 मेंबर का रिंग बनेगा, तो भी अनस्टेबल होता है। लेकिन आप इसे हिटाए जा रहे हो, इसे हीट किए जा रहे हो, जैसे इसे हीट किए जा रहे हो ना, आग लगाए हो मोहल्ले में, आग जल रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर यह रिएक्शन नहीं होता, इसमें एक दूसरा रिएक्शन होता है कि एमिनो एसिड में, बीटा एमिनो एसिड में देखा गया है, बीटा एमिनो एसिड में ये एसिड के पड़ोसी अल्फा और बीटा कार्बन पर एमिनो, यहाँ से ये अमोनिया बाहर, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता था ना, वहां से H2O बाहर निकल जाता था, वैसे यहाँ पर भी यहाँ से H और ये NH2 बाहर निकल जाएगा, और वी गेट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। व्हाट इज दिस, ये है आपका कौन सा कार्बन, ये अल्फा बीटा, नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो बीटा एमिनो एसिड को अगर हीट करते हैं तो उससे डाइमर भी नहीं बनता, और एक मॉलिक्यूल आपस में भी रिएक्शन नहीं करते, फिर होता क्या है, याद रखिएगा। इस केस में क्या होता है, ये एसिड के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से अमोनिया बाहर निकल जाता है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, हीटिंग इफेक्ट। ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अच्छा, इसके आगे अल्फा को हीट करेंगे तो डाइमर, सूखा सूखा, कुछ बाहर से नहीं मिलाना। इसमें एसिड मिला दोगे तो वो NH2 से रिएक्ट कर जाएगा, बेस मिला दोगे तो किससे रिएक्शन कर जाएगा, सिर्फ सूखा सूखा हीट करोगे तो अल्फा वाला डाइमर बन जाएगा, बीटा वाला क्या बन जाएगा, अमोनिया। यहाँ से बाहर, यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, अमोनिया। अमोनिया में ये NH2 निकलेगा और बगल से H, बता रहा हूँ, वो आ रहा है, प्रोटीन का नंबर आने वाला, इसमें नहीं बनेगा। हाँ, डाइमर बन रहा है ना, तो हम चेन बनाएंगे ना अभी, यही तो बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं, सुनो, देखो इसमें दोनों किनारे मिल जाते हैं, ये किनारा मिल जाता है। आप चाहते हैं कि एक किनारा मिले, आप चाहते हैं कि ये दोनों किनारे ना मिले, तो इनको प्रोटेक्ट कर दो और इनको फ्री छोड़ दो, फिर ये डाइमर, तब वो प्रोटीन बनेंगे। अभी आगे हम प्रोटीन बनाने का तरीका भी सिखाएंगे, अभी तो पहले अमीनो एसिड देख लो, फिर प्रोटीन भी मिलेगा आपको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा आपको, ठीक है, शुगर भी मिलेंगे ढेर सारे। अगला, अच्छा व्हाट हैपन अगर हम गामा एमिनो एसिड को हीट करें, गामा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो यहाँ पर देखो, इसमें 1 2 3 4 5, अगर ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो 10 मेंबर का रिंग बनेगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, और साथ में यहाँ पे डाइमर तो बन नहीं सकता। इस केस में क्या होता है, एक लेफ्ट कार्बन, एक किनारे का जो एमिनो होता है, राइट किनारे पर जो कार्बोक्सिलिक होते हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये गामा एमिनो एसिड में रिंग बनेगा। रिंग कितने का बनेगा, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 कार्बन की रिंग बन जाती है। यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से OH निकालेंगे, नहीं आ रहा समझ में। तो गामा एमिनो एसिड को हीट करेंगे, गामा एमिनो एसिड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे कहेंगे 4 एमिनो एसिड। 4 पोजीशन पे एमिनो है आईयूपीएसी में, 4 एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो 5 मेंबर का रिंग बनता है, चौथे कार्बन का ये NH2, भाई ये चौथा कार्बन ये हो गया, 5वां नाइट्रोजन। हेलो, अच्छा ऐसे डेल्टा,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो क्या होगा डेल्टा में। अब ये भी देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठे पोजीशन पे NH2 आ गया। तो ये NH2 से H और एसिड का OH निकल जाते हैं, 6 मेंबर का रिंग बन जाता है। इसे कहते हैं 6 मेंबर का साइक्लिक एमाइड। अच्छा, साइक्लिक एमाइड को लैक्टेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैक्टेन। एस्टर को लैक्टोन कहा जाता है और एमाइड को, एस्टर को क्या कहते हैं? लैक्टोन। एमाइड को लैक्टेन। तो ये डेल्टा लैक्टेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेल्टा एमिनो एसिड से बना। मान लो ये डेल्टा एमिनो एसिड हमें ना दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि डेल्टा है कि अल्फा है कि बीटा है कि गामा? देखो, ये एसिड का ये वाला कार्बन होगा, इससे जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा होगा। उसके आगे बढ़ते जाओ, नाइट्रोजन जहां पर है वो नाम दे देना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये तो नाइट्रोजन किस पोजीशन पे है? तो ये डेल्टा लैक्टेन है, ये डेल्टा एमिनो एसिड से बना। ये देखो, ये एसिड का अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो इसे कौन सा लैक्टेन कहेंगे? गामा लैक्टेन कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा गामा लैक्टेन। पक्का? दोनों सेम चीज है, किसमें अंतर क्या? अच्छा, वो बनाने का तरीका, उसमें कार्बन हमने नहीं दिखाया। पक्का? बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। हो गया? हेलो। अच्छा बेटा, ये है डेल्टा एमिनो एसिड को हम 5 एमिनो एसिड भी कह सकते हैं। लेकिन 6 एमिनो एसिड को हीट करें तो क्या होगा? तो 7 मेंबर रिंग बन जाएगा। वेरी गुड। लेकिन 7 मेंबर की रिंग थोड़ी क्या होती है, बन तो जाएगी, पर बनते ही ये थोड़ा देर बाद अगर इसे हीट करेंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, फिर से टूट जाएगी, ये फिर से टूट जाएगी। लेकिन इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या दें? जल्दी से बताओ। व्हाट्स शुड द नेम? ये हम आर मिटा देते हैं क्योंकि ये काम की चीज बनने वाली है यहाँ पे। तो उसका नाम बिल्कुल आप जानते हैं सब इसके बारे में। ये आपका बना ओमेगा एमिनो एसिड, या ओमेगा एमिनो एसिड को बोल सकते हैं 6 एमिनो एसिड। तो ये बनेगा ओमेगा लैक्टेन। इसी को कैप्रोलैक्टेन भी कहते हैं। कैप्रोलैक्टेन, लैक्टम, एक ही बात, कैप्रोलैक्टम। ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है? नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? सेम इन मेंबरिंग भाई, तनाव होगा। अच्छा, अनस्टेबल चीज है तो टूटेगी या नहीं टूटेगी? इस कैप्रोलैक्टम को हम हीट कर दें तो इसका जो बंधन है, ये बंधन यहां से टूट जाएगा। बंधन टूटते ही नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। अच्छा, बीच में कितने तंगु मंगु जुड़े कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन। तो याद रखना, ये ऐसे ही बंधन टूटने के बाद थोड़ी देर बाद माहौल कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां पर दिखेगा, देखो, ये NH, किस कलर से लिखें? NH माइनस, ये NH माइनस, फिर उसके बाद NH माइनस के बाद कितने CS2? 1 2, कितने CS2 गिन के बता दो भाई एक साथ? 5। देखो, 1 2 3 4 5, फिर CO आ जाएगा। ओ, ये बन गया, बन गया। ऐसे ही दूसरा लैक्टेन टूट जाएगा, वो भी बर्बाद हो गया, गया, टूट गया। दूसरा लैक्टेन भी तोड़ दिया आपने। NH माइनस CS2 कितने लिखे? 5 और CO प्लस। ऐसे ही तीसरा लैक्टेन टूट जाएगा। ऐसे देखते देखते सारे लैक्टेन टूट जाएंगे। लेकिन क्या ये अपना जीवन इंटरमीडिएट के रूप में बिताएंगे? इनको भी तो जीवन में स्टेबल होना है। स्टेबल कैसे होंगे? इनको ख्याल आएगा, अरे एन, ये कहेगा, अरे एन तेरे पास माइनस चार्ज है और मेरे पास कौन सा चार्ज है? प्लस है। भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो मुझे बताओ फिर क्या होगा? बिल्कुल आपस में जुड़ जाएगा, ये एन यहाँ आपस में जुड़ जाएगा। डॉक्टर बाबू, ये यहाँ जुड़ गए और जुड़ने के बाद ये एक लंबी कार्बन चेन बन जाएगी। एक लंबी कार्बन चेन, इधर से इधर से इधर से, ऐसी ढेर सारी रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ जाए और ये जो बड़ी लंबी कार्बन चेन बनेगी, इसी को कहा जाता है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड, ढेर सारे एमाइड बॉन्ड है ना? अरे बोलो, एमाइड बॉन्ड है कि नहीं यहाँ पर? ये देखो एमाइड बॉन्ड, पॉलीएमाइड। इसी को कहा जाता है हिंदी में नाइलॉन। नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं? क्योंकि हर यूनिट में 6 कार्बन। अच्छा, हर यूनिट में 8 कार्बन होता तो नाइलॉन 8 कहलाता। 9 कार्बन होता तो नाइलॉन 9 कहलाता। 10 कार्बन होता तो नाइलॉन 10 कहलाता। नाइलॉन की रस्सियां जो आपने देखा होगा अक्सर ट्रक वगैरह पे या घरों में यूज होते हैं, पतली पतली, जो जैसी भी नाइलॉन की रस्सियां होती है, जानवरों को बांधने के लिए भी यूज होता है, ये नाइलॉन उसी का बना होता है। तो आपसे कोई पूछे नाइलॉन किसका पॉलीमर है, तो नाइलॉन कैप्रोलैक्टेन का या एमिनो एसिड 6 एमिनो एसिड का पॉलीमर है। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? एस्टर है कि पॉलीएमाइड बॉन्ड है? इसमें एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? NH2 और कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप होता है? NH2 और कार्बोक्सिलिक। समझ में आ गया? तो नाइलॉन किसका, अब हम थोड़ा पॉलीमर के बारे में भी। अच्छा, NH2 और कार्बोक्सिलिक के रिएक्शन से बनता है नाइलॉन। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के एक किनारे पर NH2 होता है, दूसरे किनारे पर कार्बोक्सिलिक। इनके जुड़ने से फिर बॉन्ड टूटने से बनता है। तो एक ही मॉलिक्यूल के दोनों किनारे आपस में जुड़ रहे हैं। तो कवि ने सोचा कि अगर हम एक अलग से ले लें, जैसे मान लिया एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लें कि जिसमें दोनों NH2 हो और एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लें जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो उसमें भी कुछ नाइलॉन जैसा बनना चाहिए। तो ये देखो, कवि ने क्या किया कि एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें एक तरफ NH2, दोनों तरफ NH2 ले लिया और दूसरे मॉलिक्यूल में दोनों तरफ OH ले लिया। आप इसे कह सकते हैं ये हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। इसका नाम क्या? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। और इसका नाम है एडीपी एसिड। इसे कहते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो अगर इनको आपस में रिएक्शन करा दे, इसके 100 मॉलिक्यूल, इसके 100 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करा दे और ऐसा रिएक्शन हो कि इसका NH2 इसके COOH से, इसका COOH अगले NH2 से, फिर NH2 COOH से, फिर COOH NH2 से, ये NH2 अगले COOH से जुड़ जाए, एक लंबी कार्बन चेन बन जाए, तो ये भी नाइलॉन बना। लेकिन इसमें दो अलग-अलग मॉलिक्यूल मिले, एक मॉलिक्यूल का 6 कार्बन और दूसरे का भी 6 कार्बन है, तो इसे दुनिया में कहा जाता है नाइलॉन 66 66। अच्छा गुरु, अगर हमने यहाँ पे 3 कार्बन ले लिया, यहाँ पे 5 कार्बन ले लिया, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइलॉन 3 5। क्या होगा बताओ? 3 5 9। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें नाइलॉन, अगर हमने यहाँ पे नाइलॉन के, इसमें एनिलीन एमाइन के 2 कार्बन ले लें, इसके 2 कार्बन ले लें, तो क्या हो जाएगा? नाइलॉन 22। समझ में आ गया? 22 पक्का? तो अच्छा, एक सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे मैंने ये बता दिया कि नाइलॉन, अच्छा एक पूछा नाइलॉन 66 किससे बनता है, तो आप बोलेंगे नाइलॉन 66 बनता है हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन से बनता है या हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड से बनता है। नाइलॉन 6 किससे बनता है? 6 एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है? अब हम अगर डायरेक्ट हम ये नाइलॉन बना के दे दें, ये पॉलीमर बना के दे दें और हम बोले कि बताओ इसमें कौन नाइलॉन है और कौन नाइलॉन 66 है, तो कैसे पहचानो? नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 में अंतर कैसे पहचान? यस, इसमें सीक्वेंस होगा वो एक ही टाइप का फॉलो होगा। इसमें जो सीक्वेंस होगा, देखो इसमें सीक्वेंस सेम टाइप का फॉलो होगा। सबसे पहले ये CO होगा,
देखो CONH होगा, फिर CONH होगा, फिर आगे भी CONH होगा, मतलब सीक्वेंस सेम टाइप का होगा, उसमें CO फिर NH, CO फिर NH, CO फिर NH, या NH प्लस CO फिर NH प्लस CO, सेम टाइप का। उसमें उल्टा हो जाएगा, पहले कुछ CONH होंगे फिर NHCO हो जाएंगे। आप चेक करके देखो, इसमें पहले क्या है, यहाँ पर देखो ये NH, इसके आगे लगा होगा CO, तो ये हो गया CONH, फिर आगे क्या होगा NHCO, फिर आगे क्या हुआ CONH, फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। तो जब उल्टा दिखे तो समझ जाना 1 नाइलॉन डबल 6। अब हम इसमें नंबर कैसे देंगे, एमाइन का कार्बन नंबर पहले लिखा था, एमाइन में जितने कार्बन होंगे वो नंबर पहले, तो दो NH के बीच में जो कार्बन होंगे वो पहले लिखेंगे, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का कार्बन बाद में लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइलॉन 26 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 3 लिख दिया तो नाइलॉन 36, अगर हमने यहाँ 8 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, नाइलॉन 86 हो जाएगा। आया समझ में आपको? अच्छा, तो या इस बात को ध्यान देना, ये पॉलीमर में नहीं बताया जाता, ये अक्सर बच्चे, अगर मैं ये नाइलॉन लिख के पूछूं नाम क्या होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आ गया? तो एमिनो एसिड थोड़ा हम समराइज कर दें। जो अल्फा वाला एमिनो एसिड है, सूखा हीटिंग, सूखा हीटिंग मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्ट हीटिंग है ना, बिना किसी रीजन के। अल्फा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो डाइमर बनता है, डीमर बनता है, ठीक है। अच्छा, कोई डीमर बोलता है क्या? कौन? इसीलिए आप बोले हैं, अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, बाहर से पढ़ेंगे, अमेरिका से, ठीक। बांग्लादेश में भी ऐसे ही बोला जाता है, हाँ? और दिनार होता है ना, दिनार से आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप लोग भी किसी को छोड़ते नहीं है ना। ये बीटा एमिनो एसिड है, तो बीटा एमिनो एसिड से क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बोलो, एसिड। इसमें जो अल्फा एमिनो एसिड होता है, इससे इससे H2O बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, और बीटा एमिनो एसिड से अमोनिया गैस बाहर निकलती है, ठीक है। सिर्फ एक में अमोनिया निकलता है, ये बीटा। इसके बाद में बाकी जो दो होते हैं, गामा और डेल्टा एमिनो एसिड, इनको हीट करते हैं तो ये बनता है गामा एंड डेल्टा लैक्टेन। लैक्टेन, लैक्टेन जानते हैं आप लोग? लैक्टेन मतलब साइक्लिक एमाइड, H2O बाहर निकलेगा, है ना, गामा एंड डेल्टा लैक्टेन। तो ये गामा 5 मेंबर है और ये कितना है, 6 मेंबर। इसके बाद इसके बाद आता है ओमेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, नीटा पीटा घसीटा, तो घसीटा तक नहीं। तो अगर हमने ओमेगा लैक्टेन को हीट किया, ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा नाइलॉन। ओमेगा एमिनो एसिड से क्या मिलता है, पॉलीमर, उस पॉलीमर का नाम क्या होता है, नाइलॉन, नाइलॉन 6। अच्छा, आपको बताऊं, नाइलॉन 5 और नाइलॉन 6 बनाना कठिन होता है, क्योंकि 5 और 6 मेंबरिंग स्टेबल होती है, लेकिन 7 मेंबरिंग क्या होती है, अनस्टेबल। तो 7 नाइलॉन 6 बनाना आसान होता है, पक्का? ये बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ एमिनो एसिड के रिएक्शंस हमने क्या कर लिया, समा। देखो, एक ब्रेक दे दूं आपको, तो 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, 3 मिनट में आप 5 मिनट का ब्रेक दे दूं, नहीं, हमें आधे घंटे और लगेंगे। 5 मिनट बाद आओ जल्दी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, स्टार्ट करें। सब लोग आगे, कहाँ गए बाकी डॉक्टर? भैया 10 मिनट का ब्रेक था। हाँ, एमिनो बात नहीं बेटा, एमिनो एसिड खत्म हो गया। अब एमिनो एसिड के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन कैसे होता है मैं आपको बताऊं, जैसे दो एमिनो एसिड कहीं आपस में रिएक्शन कर जाए, ये हमने लिया, बात नहीं, ये हमने ये ग्लाइसिन लिया, ये ग्लाइसिन लिया, और दूसरा हमने एलानिन ले लिया। एलानिन जानते हैं आप लोग क्या होता है, ये एलानिन। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, ये NH2 को ओपन कर दिया, रिएक्शन दिखाने के लिए ओपन कर दिया। ये NH2 के बजाय N के H बॉन्ड को हमने ओपन कर दिया। तो अगर कभी दो एमिनो एसिड के बीच रिएक्शन होता है, कहाँ टहले तुम लोग, जल्दी आओ, भटक गए थे, ये कोटा है, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ फिर भटको, है ना, अभी नहीं भटकना। ओके, 2 महीने तक बस 2 महीने फिर तो मैं तुम लोग मेडिकल कॉलेज में मिलने आऊंगा, ठीक है। ये गेस्ट हाउस का प्रयोग करता हूँ ना, जो बच्चे आईटी में पढ़ते हैं, किसी शहर में आईटी, तो वहाँ जाके हम लोग होटल में थोड़ी रुकते हैं, आईटी का गेस्ट हाउस होता है, और वो होटल से बेहतरीन होता है, 3 स्टार 4 स्टार होटल से बेहतरीन होता है, बड़े बड़े कमरे होते हैं, खाना भी वहाँ का सबसे बेस्ट होता है, हर प्रकार का खाना। जितने सारे आप जब मेडिकल कॉलेज और आईटी में जाते हैं ना, तो आपको आपको एक्सेस मिलता है गेस्ट, आप अपने किसी गेस्ट को अपने गेस्ट हाउस में रोक सकते हो, मिनिमम चार्ज लगता है 200-400 रुपए लगता है, बस खाली तेल लगता है, वो मैं पे कर दूंगा। 3 स्टार का होटल, 5 स्टार होटल 10-15 हजार के बजाय 300 रुपए तो आराम से पे कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा होता है, जैसे आप आईटी मुंबई चले जाएं, आईटी कानपुर चले जाएं, आईटी कहीं चले जाएं, इनके जो गेस्ट हाउस होते हैं ना बहुत शानदार, तो जब स्टूडेंट होते हैं उनको पता चलता है, अच्छा कानपुर सर गेस्ट हाउस बुक है, आ जाओ, कोई नहीं, ठीक है। तो ये अगर इनका रिएक्शन आपस में हम कराते हैं, बाई चांस ये रिएक्ट करते हैं, तो ये होता क्या है कि ये OH और ये H बाहर निकल जाता है, और ये दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, ये यहाँ से, ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ठीक है। इसमें हमने अभी फिर थोड़ी देर बाद ये लोग भी आपस में जुड़ सकते थे, तो साइकिल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ हम ऐसा करेंगे, ये लोग ना जुड़े, ये लोग ना जुड़े, ये फ्री है, आगे हम बताएंगे हम क्या करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो बना, इसे कहेंगे डाइमर ऑफ एमिनो एसिड, इसी को डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहा, इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। और एमिनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइड तो हमारा पहले का फेमस नाम है, प्रोटीन की वजह से इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है तो लोग पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज नथिंग, ये नाइलॉन वाला एमाइड बॉन्ड होता है, इस एमाइड बॉन्ड। तो दो एमिनो एसिड जब मिलेंगे तो डाइमर ऑफ एमिनो एसिड या डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम होता है ग्लाइसिन और इसका नाम एलानिन, तो इसका नाम लिखा जाता है ग्लाइसिन, शॉर्टकट में लिखा जाता है ग्लाई एलानिन डाइपेप्टाइड। ऐसे 3 एमिनो एसिड आपस में जोड़ दो कभी, अगर आपने 3 एमिनो एसिड को आपस में जोड़ दिया,
एक काम आसान हुआ, एक टफ हो गया। इसका नाम क्या होगा? ग्लाइसिन एलानिन डाई पेप्टाइड। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? अगर 3 अमीनो एसिड को आपस में मिला दो, ठीक है, 3 अमीनो एसिड आपने जोड़े, यहां पे ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है, ये फिनाइल एलानिन जोड़ दिया। ये आपस में जुड़ गए, ये यहाँ से H और OH बाहर निकल गया, तो ये बन जाएगा ट्राइमर ऑफ एमिनो एसिड। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसे कहेंगे ट्राइमर ऑफ एमिनो एसिड, इसका नाम होगा ट्राइपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड जुड़ गया। ये अच्छा 3 अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड 2 बनेंगे, क्योंकि 2 जगह कनेक्टेड है ना आपस में, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड इसे कहेंगे ट्राइमर या ट्राइपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड्स। ऐसे ही आप 4 अमीनो एसिड मिला दें तो क्या बनेगा? टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, 10 है तो डेका। समझ में आ गया? वैसे डाइपेप्टाइड, एक तो होता है डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड के बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सबको ओलिगोपेप्टाइड कह देते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगो। ओलिगो में डाई भी आता है, ओलिगो में ट्राई भी आता है, टेट्रा भी आता है, पेंटा भी आता है, हेक्सा भी आता है, हेप्टा, 10 तक। 10 से ज्यादा अमीनो एसिड कहीं मिले तो उसका नाम पॉलीपेप्टाइड्स हो जाए। और पॉलीपेप्टाइड का वजन अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए, या अमीनो एसिड की संख्या 100 से ज्यादा हो जाए, एक्सेप्ट इंसुलिन, इंसुलिन को छोड़ के, तो अमीनो एसिड की संख्या या तो 100 से ज्यादा हो जाए या वजन 10,000 से ज्यादा हो जाए, तो उनको प्रोटीन कहा जाता है। तो अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का जो स्मॉल रूप है वो पॉलीपेप्टाइड, उससे स्मॉल रूप अमीनो एसिड है। पक्का आया समझ में? तो 2 अमीनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 मिलेंगे तो ट्राई, 4 मिलेंगे तो टेट्रा। आया? बल्कि अमीनो एसिड सॉरी प्रोटीन हो गया डाई, ट्राई, ओलिगो, ये समझ गए आप लोग। अच्छा एक और समस्या है कि हम जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे कैसे? हम तो अगर हमें मान लिया कोई कहे कि एलानिन, ये ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड बनाओ, या हमसे कोई कहे इस ट्राइपेप्टाइड का नाम क्या होगा, तीनों का नाम लेंगे और क्रम से लेंगे, और उस क्रम में वो नाम पहले लेंगे जिसका NH2 फ्री होता है। NH2 किसका फ्री है बताओ? तो ये ग्लाइसिन, तो इसका नाम हो जाएगा, अब ये लिखाऊंगा मैं, सारी बातें लिखाऊंगा, लिखा हुआ है। सबसे पहले बोलेंगे ग्लाइसिन, उसके बाद क्या बोलेंगे? एलानिन, उसके बाद फिनाइल एलानिन, पूरा नाम क्या हो जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। ऐसे कहीं एक पहला अमीनो एसिड पप्पू है, दूसरा गप्पू है, तीसरा टप्पू है, तो पप्पू, गप्पू, टप्पू, ट्राइपेप्टाइड कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो जो अमीनो, लेकिन जिसका NH2 फ्री हो वो नाम पहले लिया जाता है। अब आप ये भी कह सकते थे सर हम तो बोलेंगे ये फिनाइल, फेन, एला और ग्लाई, इसमें इसका COOH फ्री है, इसका कौन सा फ्री है? NH2। किसी में कोई पूछे व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड एक एमाइड बॉन्ड होता है जो NH2 और COOH के मिलने से बना होता है। इट्स नथिंग, इट्स एमाइड बॉन्ड। इसको पेप्टाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं? जब ये प्रोटीन में होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जब प्रोटीन में नहीं होता तो बाहर इसे हम जो है एमाइड, जैसे नाइलॉन में भी पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है, पर उसे हम वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के बजाय एमाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन में पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रा। दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा अब एक और समस्या है, हम एमिनो एसिड, जैसे हमें ये ग्लाइसिन और एलानिन इसी क्रम में बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? हमें ये जैसे कोई प्रिपेयर ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड, प्रिपेयर ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड, बता दो कैसे? सर कुछ नहीं, एक बर्तन लेंगे, उसमें ग्लाइसिन और एलानिन को मिला देंगे, बन जाएगा डाइपेप्टाइड। ऐसे क्या बन सकता है? क्या दिक्कत है? इसमें हमने ग्लाइसिन मिलाया, ये ग्लाइसिन। अच्छा ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल क्या कभी पकड़ा जा सकता है? क्या एक मॉलिक्यूल किसी भी एमिनो, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल आप हाथ से पकड़ सकते हैं? बहुत छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, एक मोल में 6 के आगे 23 जीरो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम जीरो लगा के बात करते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपने कहीं पे 1000 आपने एलानिन ले लिया, 1000 आपने 1000 ग्लाइसिन, 1000 एलानिन एक बर्तन में बोले कि जा बेटा जा और तू ग्लाइसिन एलानिन बना दे, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी बताओ? क्योंकि इसमें NH2 का COOH से रिएक्शन करना है, और ग्लाइसिन एलानिन तभी बनेगी जब पहले ग्लाइसिन का COOH एलानिन के NH2 से अटैक करे। इसमें कितनी संभावना है? इसमें पहले तो 4 संभावना, ये है ग्लाइसिन, ये क्या है? एलानिन। इसमें पहली संभावना तो यह है कि ग्लाइसिन को हम आगे लिखें, बोलो, और उसके बाद एलानिन एलानिन लिखें, ठीक है। दूसरी संभावना क्या है कि एलानिन आगे हो जाए और ग्लाइसिन, इसमें एलानिन ग्लाइसिन डाइपेप्टाइड, क्योंकि कोई इसमें ये थोड़ी ना कि हमें आगे ही रहना है भाई, हमारा तो COOH ही अटैक करेगा, ये तो NH2 को COOH चाहिए, और COOH को क्या चाहिए? NH2। कोई भी आपस में टकरा सकते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल भी आपस में टकरा सकते हैं। अरे बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तो अगर आप इसको ग्लाइसिन एलानिन बनाने चलोगे तो उसके साथ में ग्लाइसिन और एलानिन में ग्लाइसिन को आपने आगे ले लिया, ये ग्लाइसिन को ले लिया, ऐसे आपने पेपर पे तो लिख दिया, लेकिन रियल में ये आगे होगा इसकी गारंटी नहीं है बिल्कुल। अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा, ये इनके बीच रिएक्शन होगा, तब तो ग्लाइसिन एलानिन बनेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट आगे हो, ये पीछे हो, बोलो। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल हो, इसी के 2 ग्लाइसिन आपस में टकरा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 एलानिन आपस में टकरा जाए। तो अगर कभी आप ग्लाइसिन और एलानिन और ग्लाइसिन बनाने की कोशिश करोगे कि ये डाइपेप्टाइड हमें बने, तो ये इसके साथ हमें ये 3 फोकट में और मिलेंगे, बोलो, एक डाइमर के बजाय 2 डाइमर और मिलेंगे, 3 डाइमर और मिलेंगे, पर हमें सिर्फ यही बनाना है। तो क्या तरीका है? ये तभी बनेगा जब इस एलानिन का कार्बोक्सिलिक ग्लाइसिन के NH2 से अटैक करेगा, ये तभी बनेगा, ये तभी बनेगा जब इसका कार्बोक्सिलिक इसके NH2 पर अटैक करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एलानिन का NH2 को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसे प्रोटेक्ट कर देंगे, दुनिया से छिपा देंगे, नहीं बेटा तेरे को आगे बढ़ के अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर इसने अटैक किया तो ये फिर पीछे हो जाएगा, बोलो। और इसके कार्बोक्सिलिक को हमें बोला बेटा तू भी अटैक नहीं करेगा पहले, समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे इसका कार्बोक्सिलिक, तो इसके कार्बोक्सिलिक को हम ढक देंगे। सॉरी, देखो ग्लाइसिन एलानिन तभी बनेगा जब इसका कार्बोक्सिलिक इसके NH2 से मिले, ये दोनों मिले, ये दोनों मिलेंगे तब ग्लाइसिन एलानिन बनेगा। ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ये अगर आगे हो गया, ये पीछे हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन टेक। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोटेक्शन टेक्निक द्वारा होता है, इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसको छिपा देते हैं, ना तुझे नहीं मिलना, समझ में आ गया? तो प्रोटेक्शन टेक्निक द्वारा हम क्या करते हैं? एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। हाउ? चलिए, जैसे ये हमने ग्लाइसिन लिया एक बर्तन में, एक प्याले में हमने ग्लाइसिन लिया, ये ग्लाइसिन है, दूसरे प्याले में हमने एलानिन लिया। हम चाहते, अभी इन दोनों को मिलाए नहीं, हम अलग अलग ग्लास में, अलग अलग लोटे में है, समझ में आ गया? अलग अलग बाल्टी में है, ठीक है। इसमें हमने
इसमें हमने इसके NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया। इसके NH2 को प्रोटेक्ट करने के लिए NH2 के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ACCl। क्या नाम होता है इसका बताओ? ACCl या एसिटिक एनाइट्राइट। ये ACCl हो, ये क्या लिखा? ये ACCl है ना? ACCl दिख रहा है सबको ACCl? तो मैं ठीक है, ACCl या AC2 इनसे को लेते हैं, ठीक है। ACCl किसको कहते हैं? CH3COOCl को ACCl कहा जाता है और CH3COO आगे COOCH3 को ये एसिटिक एनाइट्राइट कहा जाता है। ये जानते हैं आप लोग? इसमें ये लिविंग ग्रुप का काम करता है। इट वर्क एज लिविंग ग्रुप, ठीक है। हम इनके साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो ये NH2 न्यूक्लियोफाइल बनके यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा। तो इसका हम ये प्रोटेक्ट कर देंगे, यहाँ पर AC लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? एसाइल ग्रुप। और इसमें हम एसिड को शांत करने के लिए, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से होता है तो इसमें अल्कोहल भेजेंगे। अल्कोहल एमाइन से रिएक्शन नहीं करता। देखो एसिड हैलाइड एसिड से रिएक्शन नहीं करता, हम सब जानते हैं। ये थोड़ा बहुत ज्यादा ये एकदम खिचड़ी टाइप बन गया। खिचड़ी जानते हैं आप लोग? हाँ, ये हाँ द मिक्सचर ऑफ दाल एंड चावल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लेंगे ACCl या एसिटिक एनाइट्राइट। वो AC इस NH2 से चिपक जाए तो ये NH2 शांत हो जाएगा, ये रिएक्शन में आप कूदेगा नहीं। ये कार्बोक्सिलिक फ्री है। इसका कार्बोक्सिलिक को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक को इसमें अल्कोहल भेजेंगे, अल्कोहल भेज के एस्टर बन जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक शांत हो गया। अब ये दो अलग बर्तन में, तो इस एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक को हमने शांत कर दिया, इसके NH2 को शांत कर दिया। अब दोनों को आपस में मिक्स कर दें। तो बताओ इसका कौन सा ग्रुप फ्री है? इसका एसिड, एसिड फ्री है। इसका कौन सा है? NH2। तो NH2 से निकलेगा H और इससे क्या निकलेगा OH और फिर ये दोनों मिलकर बना देंगे ये डाइपेप्टाइड। तो वो घड़ी आ गई जिसका आपको क्या था? इंतजार। तो इसमें आगे क्या हो जाएंगे? आगे हो जाएगा ये आपका, कुछ गड़बड़ लगा इसमें, इसको फिर से लिख देते। इसमें थोड़ा ये प्रिंट आउट अच्छा नहीं हुआ एक तो, लेकिन जल्दी से खत्म करने के चक्कर में मैंने इसका सहारा लिया। पर अगला कार्बोहाइड्रेट मैंने पूरा लिखा हुआ खुद से, तो उसमें तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? AC। AC मतलब क्या? ये AC, AC फिर NH फिर CH2 फिर आगे CO फिर इसके बाद एलानिन वाला पार्ट आ जाएगा। एलानिन में क्या है? NH आगे CH CH3 और COOH। ये इस तरह है यहाँ पे OR बन गया। ये अब देखो यहीं से ये दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, ये डाइमर बन गया, यहीं से बंधन जुड़ा। ये दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए। ये आपका गलत, अब बता नहीं रहे, बोले गलत करो गुरु करो, गलत करो जिंदाबाद मुर्दाबाद हम बोलेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ से जुड़े है ना, तो ये एमाइड बॉन्ड बन गया। अच्छा अब ये इस बर्तन में ये एमाइड बन गया, डाइमर ऑफ एमिनो एसिड बन गया। क्या यार, क्या थे, क्या हो गया अपन? बन गया ये डाइमर ऑफ एमिनो एसिड बन गया। अब इस AC को हटाना आसान है, इसमें पानी मिला दो, वाटर H+। भैया पानी भैया हर जगह काम आते हैं। तो इस AC को हटा देंगे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। AC के हटने से पानी का जो H होगा यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ, और इस एस्टर में भी पानी मिला होगा तो एसिड बन जाएगा। तो इधर एसिड बन गया, इधर NH2 आ गया, और ये घड़ी आ गई जिसका आपको क्या था? इंतजार। तो ये ग्लाइसिन और एलानिन बन गया। मतलब हम कैसे बना? अब आपको जैसे, अब इसमें अगर इसके आगे कुछ जोड़ना है, आपको इस NH2 से कुछ जोड़ना है तो इसका NH2 फ्री रखो, इसको ब्लॉक कर दो। समझ में आ गया? और जो जिसको जोड़ोगे उसका COOH फ्री रखो, NH2 ब्लॉक कर दो, तो वो COOH इससे जुड़ जाएगा। इससे आगे किसी को जोड़ना है तो आप क्या करो? NH2 को ब्लॉक कर दो फर्दर और इसको फ्री रखो, पीछे से जोड़ दोगे। नहीं आया समझ में? पक्का? तो ये कैसे बनाया जाता है डाइमर? धीरे धीरे बनता है, होले होले बनता है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बन जाता है। पहले दो एमिनो एसिड को मिलाते हैं, फिर तीसरे को मिलाते हैं, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। इसी के लिए प्रोटीन महंगा होता है। अच्छा हमारी आपका बॉडी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, जहां पे जिस प्रोटीन चाहिए बिना किसी गलती के, बिना किसी करेक्शन के, वही प्रोटीन उसी क्रम में एमिनो एसिड को बैठा दे। वो सोचो हमसे कितना, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जो भी हम जानते ही नहीं। हमारे रिसर्च के लिए कितना अभी कभी बाकी दुनिया, बहुत सारी चीजें जानना बाकी। आपको पता है आपने दाल खाया, चावल खाया, जो भी खाया उसमें से सब हर पार्टिकल्स को निकाला, बिना कोई रिफ्लेक्स होता है यहाँ पे, कोई फिल्ट्रेशन, कोई ऑटोमेटिकली बॉडी सब सिस्टम काम करता है। सोचो क्या सिस्टम। इसमें क्वेश्चन ये आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन, इस एमिनो एसिड को, इस डाइमर को बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो एक तरीका होगा, तरीका दिया होगा, वो आपको पढ़ के बताना पड़ेगा। एक सवाल ऐसे आएंगे कि अगर दो एमिनो एसिड को हमने मिला दिया, तो ये दो एमिनो एसिड को हमने डायरेक्ट मिला दिया तो कितने डाइमर की संभावना है? तो दो एमिनो एसिड मिलाएंगे तो कितने डाइमर की संभावना है? 4। आया समझ में आपको? ऐसे फार्मूला भी होता है पर उसमें मैं आपको डिटेल घुसाऊंगा नहीं, इतना ज्यादा मैं आपसे पूछूंगा नहीं। दो एमिनो एसिड मिलेंगे तो संभावना किसकी है? 4 की। उसमें एक पर्टिकुलर बनाने के लिए वो तरीका, पक्का? अच्छा सवाल कैसे पूछा जाएगा? एमिनो एसिड के बीच में, सॉरी, प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है या पेप्टाइड बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड होता है या एस्टर बॉन्ड एमाइड बॉन्ड होता है? आया समझ में? अच्छा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, डाइमर में एक पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइमर में दो पेप्टाइड बॉन्ड, जितना मर होगा उससे एक पेप्टाइड बॉन्ड कम मिलेगा, पक्का? तो तीन एमिनो एसिड को मिला के ऐसे ट्राइपेप्टाइड बनाया जाता है। अब छोड़ो, कुछ बारी आती क्वेश्चन की, बस खत्म होने वाला ये, इट्स गोइंग टू फिनिश। इसमें अब ज्यादा रिएक्शन नहीं है, इसमें सब आपका वही पार्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो मैंने अभी बका है, जो बका वो लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, जो हमने आपसे मुंह से बोला है। तो जैसे मैंने क्या बोला है, देखिए नंबर 1, व्हेन टू एमिनो एसिड रिएक्ट विद ईच अदर देन डाइमर ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म व्हिच इज नोन एज डाइपेप्टाइड। हेलो, यही तो मैंने अभी बका था, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली, सिम पूरा लिखिएगा, सिमिलरली 3 4 5 एमिनो एसिड क्या कंडेंस, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि जब दो एमिनो एसिड मिलते हैं तो H2O बाहर निकलता है ना, तो कंडेंसेशन रिएक्शन, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है प्रोटीन। तो सिमिलरली व्हेन टू एमिनो एसिड कंडेंस विद ईच अदर देन टेट्रा पेंटा एटसेट्रा पेप्टाइड फॉर्म, ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड फॉर्म, ठीक है। एग्जैक्ट जो भी एटसेट्रा लगा लो, लिखे द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड। इट इज अ पेप्टाइड के बॉन्ड के बारे में पूछा गया, बताओ पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो बोल देना इट्स नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एमाइड बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है? एमाइड। CO नच बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? ये CO नच बॉन्ड। अब मान लो कोई फोटो दे देगा, आप सवाल कैसे, एक फोटो दे, बोलो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं पहचानो, तो आपको CO नच बॉन्ड तलाशने हैं। तो एक है, अच्छा पहले आंसर देख लिया ना, पहले आंसर देख लो फिर बाद में गिनेंगे, ठीक है। एक तो ये CO नच बॉन्ड है, एक CO नच बॉन्ड है, और एक CO नच बॉन्ड यहाँ पर है, और एक CO नच बॉन्ड यहाँ पर, नच नच बोले तो NH, पक्का? तो ऐसे कोई फोटो बना के आपसे पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या पूछा, ये जेई में पूछा गया तो आपसे भी पूछा जा सकता है। इजाजत है आगे बढ़ने की, ठीक है।
इधर। अब यही है समझिए, 2 एमिनो एसिड फॉर्म डाइपेप्टाइड, 3 फॉर्म ट्राई, 4 फॉर्म आल्सो नोन एज ओलिगोपेप्टाइड। लिखा फ्रॉम 3 to 10, from 3 to 10 peptide also known as oligopeptide. When amino acid are more than 10 they are known as polypeptide, poly, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड विच मोर देन 10,000 मॉलिक्यूलर मास आर नोन एज प्रोटीन्स। ये सब बताऊं ना अभी आपके सामने मैंने। याद, नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट, कभी भी किसी भी पॉलीपेप्टाइड का नाम हम हमेशा वहां से करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम दैट एमिनो एसिड विच हैव फ्री NH2 ग्रुप, फ्री NH2 ग्रुप, जिसमें NH2 ग्रुप सेम होगा। NH2 मतलब NH2 वाले किनारे से नंबरिंग स्टार्ट करें। जैसे आपसे कोई सवाल करे, बता भैया इस एमिनो एसिड का नाम क्या हो, तो इसमें फ्री ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक है, इधर NH2 है, तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट, क्योंकि NH2 यहां। अब आपको इसके टुकड़े करने, टुकड़े कैसे करने हैं? जहां से एमाइड बॉन्ड है वहां से टुकड़े करने। क्या क्या चीज? जेन्यू, जेन्यू के क्यों? हाँ, ग्रेजुएशन नहीं, ये सवाल पूछा जाता भाई, बहुत आसान नहीं, ये तुम्हारे AITS में आएगा और तुम्हारे एग्जाम में भी आता है। इस बार की AITS पेपर को देख के समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमें हल्के में नहीं चलना। अच्छा, ये 4th रैंक वाली स्टूडेंट की ही नोट्स है, उसकी 4th रैंक आई है नीट में और जेई में 767 या 68 रैंक थी कुछ ऐसे। ओके, यहाँ पर ये NH2 फ्री है, तो सुनो, इधर से हम पहले इसके टुकड़े कर देंगे। ये एमाइड है ना, ये एमाइड बॉन्ड के टुकड़े करेंगे, तो इधर होगा NH2CH2COOH ग्लाइसिन, ये पोर्शन है ग्लाइसिन का, और यहाँ पर बीच में ये NH और ये यहाँ से टुकड़े करेंगे, तो ये एक एमिनो एसिड का पोर्शन ये हो गया। जहां जहां NH है वहां से बॉन्ड हमें तोड़ना है, ये यहां से तोड़ेंगे, तो ये पोर्शन हो गया एलानिन का। तो इसमें ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड एलानिन ट्राइपेप्टाइड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, पूछा जाता है ग्लाइफेन एला ट्राइपेप्टाइड। अच्छा, नंबर ऑफ पेप्टाइड, अच्छा लग रहा है बहुत हाई पढ़ाने का आता है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक बात, बाकी तो आपको आता ही है। नेक्स्ट, ये खत्म होने वाला है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू कितना होता है? एन। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन पेप्टाइड। क्वेश्चन है कि पेंटापेप्टाइड में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और ऑक्टापेप्टाइड में 7, ये क्वेश्चन है। प्रोटीन्स, प्रोटीन आप जान चुके हैं। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन मैं क्या बताऊं आपको, एक होता है फाइब्रस, जो बिल्कुल फाइबर जैसे होता है, फाइबर सिल्क टाइप का होता है, लीनियर होता है, जिसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर बिल्कुल ऐसे फाइबर जैसे चिपके रहते हैं, जैसे मसल्स प्रोटीन होता है, मायोसिन, केराटिन जो हेयर प्रोटीन होता है, ये फाइबर। हालांकि कुछ लोगों के केराटिन हेयर प्रोटीन भी ग्लोबुलर होता है, वो गोल गोल होता है, करली होता है ना, कुछ लोगों के हेयर जो होते हैं, तो वो याद रखना। तो ये फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, ये लीनियर, बातें नहीं। अच्छा, इसमें जो होता है एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर अटैच होता है। अच्छा, ये प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल होता है, मसल्स पानी में सॉल्युबल नहीं होता। कभी आप लोग स्विमिंग पूल में गए तो क्या आपका मसल्स डिसॉल्व हो गया? नहीं, तो नॉट सॉल्युबल इन पानी। अच्छा, एग्जांपल इसके केराटिन और मायोसिन। अब आपको मैं क्या बताऊं, आपके पास तो एग्जांपल और सारे होंगे, तो मुझे मेरी बेइज्जती खराब हो रही है यहाँ पे, है ना, नथिंग मोर। अच्छा, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब गोल गोल प्रोटीन। तो गोल गोल प्रोटीन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। स्फेरिकल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे अंडे, एल्ब्यूमिन का प्रोटीन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन भी ये वाटर सॉल्युबल होता है। आप इंजेक्शन देते हैं ना इसका। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है, लगभग हर प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड से ज्यादा ही मिलते हैं। इंसुलिन एक ऐसा है जिसमें मात्र 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 51 है कि 50 है? हाँ, आप ज्यादा। तो यूज फॉर, अच्छा, इंसुलिन क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो जो प्रोटीन लीनियर होता है, जिसमें कोई भी साइड से कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सारे सुनो, सारे एमिनो एसिड लीनियरली लगे। इस एमिनो एसिड में N पर प्लस और H, N पर प्लस और H पर माइनस, C पर प्लस और O पर माइनस, इस प्रकार से ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ H पर प्लस और N पर माइनस। बहुत तेज आदमी आप लोग है ना, गलतियों को ही देखते हैं आप लोग, है ना, अच्छाइयां नहीं देखेंगे, खाली बुराई पे ध्यान देंगे, कहाँ गलत हो रहा है। इंसान को अच्छाई दिखती ही नहीं है ना, इतनी जगह सही लिखा है, एक बार नहीं सर सही लिखा है, ये एक जगह गलत दिख गया सर, वो गलत है। जिंदाबाद, एस वाई सर मुर्दाबाद, ठीक है। ये N पर क्या है बता दो? माइनस, CH पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब ज्यादा लिखूंगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो इसमें NH और CO होता है, और NH और CO कहीं होता है, तो N और H जहां और CO कहीं हो, तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? तो किसी एक एमिनो एसिड का और दूसरे एमिनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, एक का NH एक का CO, तो ये स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम बात करने वाले, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो सेकेंडरी हो जाए। सेकेंडरी दो प्रकार का होता है, एक ही धागा, एक ही थ्रेड, एक ही पॉलीमर चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग। लेकिन जो दो पैरेलल धागे हों, दो पैरेलल धागे में से इनके बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, जो प्लीटेड सीट होता है ना, प्लीटेड सीट जो होते हैं, जो एस्बेस्टस की सीट होती है, अक्सर लोग कम बजट में जो छत बनाते हैं वो यही बनाते हैं, तो ये इसे कहते हैं बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड सीट। अल्फा हेलिकल, इट इज अराइज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम पॉलीमरिक चेन। अच्छा, और व्हाट इज क्या बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर? इट इज अराइज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट थ्रेड, दो डिफरेंट पॉलीमर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसे हम कहेंगे प्लीटेड सीट। पक्का, ये बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां क्या था? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, प्रोटीन की इलास्टिसिटी इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। जब आप स्किन को खींचते हैं तो स्किन वहीं पर पुरानी अपनी जगह पर आ जाती है, खींच रहे हैं स्किन, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, समझ में आ गया? तो ये इलास्टिसिटी जो होती है, ये ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कुछ और बॉन्ड बन जाए, जैसे सल्फर सल्फर आपस में जुड़ जाए, जिसे कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड,
जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए, इसे कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड जुड़ जाए, या कहीं पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाए, केटायन एनायन अट्रैक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। स्प्रिंग टाइप तो पहले था, ये स्प्रिंग टाइप पहले था, फिर इसमें थोड़े से और ज्यादा टर्न आ जाए, और ज्यादा टर्न आ जाए, याद रखिएगा। इसे हम कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं, जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो गई होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पर पता चला कि सल्फर और सल्फर आपस में जुड़ गए, या यहाँ पर कोई और बॉन्ड आपस में जुड़ गया। जानते हैं आप लोग, ये आप एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन प्लस अदर बॉन्ड। बस इतना ही क्लासिफिकेशन हमसे। क्वाटरनरी क्या होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि पता ही नहीं चले, भूल-भुलैया बन जाए, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पता ही नहीं चले, तो क्वाटरनरी। पतंग उड़ाते वक्त मांझा जो होता है इतना उलझ जाए कि उसको आप सुलझा ही ना सकें, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लगभग आई थिंक इंटेस्टाइन टाइप का होता होगा क्या, उसी में गोल गोल सब एक दूसरे में, लेकिन इंटेस्ट अच्छा उलझा नहीं होता। ठीक, अब बायोलॉजी हमको कम पता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर समझ गए। ओके, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल, प्रोटीन में बाहरी कोई फिजिकल चेंज, या तो एसिड या टेम्परेचर का चेंज कर दो, तो वो प्रोटीन का जो ओरिजिनल नेचर, नेटिव नेचर होता है, वो चेंज हो जाता है, वो वापस वो स्पेशल 3D स्ट्रक्चर में रहता है। जैसे अभी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो स्पेशल 3D फॉर्म में है, अगर वो चेंज हो जाए, वापस रिगेन, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अक्सर देखा होगा जो जल जाते हैं, या जो उनका स्किन वापस वैसी नहीं बन पाती, या एसिड अटैक जो होता है, उसमें इसमें होता क्या कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो वो शेप उनका क्या हो जाता है, चेंज। और एक डॉक्टर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं सकता कि इस एन को पकड़ के इस ओ से जोड़ें, इस ओ से पकड़ के इस एन को जोड़ें, क्योंकि मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि कोई बना नहीं सकता, इसलिए वापस सेम शेप नहीं आ पाता। ओके, इसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ एग एक प्रकार से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अंडा जो लोग बॉयल कर देते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वापस उसे लिक्विड नहीं बना सकते। ठंडा करके क्या बना सकते हैं, क्या आप लोग नहीं बना सकते, तो इसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। टेस्ट, ये पूछा जाता है विच टेस्ट बिलोंग टू प्रोटीन एंड विच टेस्ट बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट। किससे पहचानोगे कि ये प्रोटीन है कि ये कार्बोहाइड्रेट। एक टेस्ट होता है निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन एक कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है निनहाइड्रीन, इसी से मिलता है, निनहाइड्रीन बनता है। ठीक है, निनहाइड्रीन का रिएक्शन जब हम प्रोटीन से कराते हैं, तो प्रोटीन का जो एमिनो एसिड होता है उसके 2 H होते हैं, ये समझ में आ गया। ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2O के बाहर निकलते हैं ये 2 हाइड्रोजन, और ये O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये बन जाता है आपका निनहाइड्रीन। ये बनता है रुचिमॉन्स पर्पल कॉम्प्लेक्स होता है, रुचिमॉन्स पर्पल कॉम्प्लेक्स होता है। रुचिमान एक पर्पल कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आ गया। ओके, अच्छा, अगर प्रोटीन का रिएक्शन आप Cu+ ऑक्साइड से करा दें, Q+ ऑक्साइड में Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब कोई भी चिलेटिंग लिगेंड्स होता है, बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड जानते हैं आप लोग, तो आराम से इसके साथ चिलेट बना सकते हैं, चिलेट बना लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो एमिनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिलिक और NH2 दो लिगेंड्स की तरह काम करते हैं, और इसके साथ एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और इस स्क्वायर प्लेनर की वजह से इसका कलर ब्लू नजर आता है। तो ये होता है कि अगर कभी Q+ ऑक्साइड से रिएक्शन करें, तो प्रोटीन एमिनो एसिड Q+ ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या कन्वर्ट हो जाता है, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स Cu2O। पक्का। निनहाइड्रीन जो कंपाउंड बनता है, इसमें कीटोन होता है, यहाँ पर कीटोन होता है, कीटोन पे पानी मिला दो तो जो रिजल्ट होता है उसको निनहाइड्रीन कहा जाता है। वो पहले ये बनता है, समझ में आ गया। फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल बनता है और टाइटोमेरिज्म करके बनता है, समझ में आ गया। ये टाइटोमेरिज्म करके बनता है। एक बार कॉम्प्लेक्स इसको नोट से देख लेना, ठीक है। अगला अगला सैंगर्स टेस्ट, ये बार बार पूछा जाता है। एमिनो एसिड जो होता है उसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह NH2 बिहेव करता है, और आपको पढ़ाया गया है हेलोजन डेरिवेटिव में कि अगर हेलोबेंजीन पर कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो इसके हेलोजन को हटाने के लिए आपको हाई टेंपरेचर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे गरमाते हैं, तब हेलोजन यहाँ से बाहर निकलता है। फिर आपको ये भी बताया गया है कि अगर इसके ऑर्थो और पैरा पे -m ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जानते हैं आप लोग। अच्छा, जितना ज्यादा ऑर्थो और पैरा पर ये ग्रुप लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सैंगर्स रिएजन जो होता है, सैंगर नामक साइंटिस्ट ने ऐसे ही कंपाउंड का प्रयोग किया। उन्होंने क्या लिया, ये फ्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम बताओ इसका। ये फ्लोरोबेंजीन है ना, ये फ्लोरोबेंजीन। क्या फ्लोरोबेंजीन का ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4, तो 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को सैंगर्स रिएजन कहा जाता है। सैंगर रिएजन का रिएक्शन अगर हम प्रोटीन से कराते हैं, तो प्रोटीन का जो फ्री NH2 ग्रुप होता है, फ्री NH2 ग्रुप या एमिनो एसिड का फ्री NH2 ग्रुप होता है, ये इस पर न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, F को बाहर निकाल देगा, ये एक कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, येलो कलर का कंपाउंड होता है। तो ये बताया था किसने, सैंगर नामक साइंटिस्ट ने। इसको क्या कहते हैं, सैंगर्स टेस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सैंगर। और इस रिएजन का नाम क्या है बेटा, इस रिएजन को कहेंगे सैंगर रिएजन। तो सैंगर रिएजन एमिनो एसिड के साथ मिलता है, तो किस कलर का कंपाउंड बनाता है, येलो। वो येलो कलर का कंपाउंड ये, यहाँ पर ये NH होगा, ये NH, ये CS2, है ना। ये था। अब आपसे मुझे बताइए, निनहाइड्रीन टेस्ट किससे बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, प्रोटीन से। एमिनो एसिड से, हाइड्रोक्सी एसिड से, एमिनो एसिड से बिलोंग करता है। Q+ ऑक्साइड टेस्ट किससे बिलोंग करता है, प्रोटीन से। कैसे, क्योंकि प्रोटीन में चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सैंगर्स टेस्ट किससे बिलोंग करता है, प्रोटीन से। बायोरेट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट क्या होता है कि प्रोटीन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 से, तो यहाँ पर पिंक वायोलेट या पर्पल वायोलेट कलर बनता है, डिपेंडिंग ऑन क्या टेंपरेचर है, क्या कंसंट्रेशन। कहीं कहीं पे पिंक वायोलेट लिखा होगा, कहीं कहीं पे पर्पल वायोलेट बनता है, समझ में आपको। तो इसे कहते हैं हम लोग बायोरेट टेस्ट। ये भी वही है, सेम टाइप का, बस इन्होंने क्या कॉपर सल्फेट ले लिया था, उन्होंने क्या लिया था, Q+ ऑक्साइड ले लिया था, इतना सा फर्क है। बोलो, वो Q+ था या क्यूप्रिक, वो Q+ था, यहाँ पर क्या है बताओ, क्यूप्रिक। यहाँ पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहाँ पर क्या है +1। यहाँ पर भी बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड्स बनता है। अच्छा, एमिनो एसिड के अलावा जो कंपाउंड और कुछ कंपाउंड, जैसे कहीं पर ये 1 डिग्री एमाइन ग्रुप, ये भी इस बायोरेट टेस्ट को देते हैं। कहीं पर ये फंक्शनल ग्रुप हो, तो यहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ये भी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। कहीं पर ये ग्रुप हो, तो ये भी इस टेस्ट को देते हैं। इस प्रकार के ग्रुप अगर कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोग भी इस टेस्ट को देते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा ये सारे लोग भी इस टेस्ट को क्या करते हैं, बायोरेट टेस्ट देते हैं। तो बायोरेट टेस्ट किससे बिलोंग करता है, प्रोटीन से कि कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन। उसमें बायोरेट का रिएक्शन प्रोटीन से कराने पर वायोलेट पर्पल या पिंक वायोलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और Q+ ऑक्साइड से कराने पर ब्लू कलर बनता है। सैंगर रिएजन के साथ कराने पर येलो कलर बनता है। निनहाइड्रीन से कराने पर रुचिमांस ब्लू, रुचिमांस लिखा था ना आपने, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोटीन। अब मेरी बात सुने, ये हमारा प्रोटीन एंड एमिनो एसिड समाप्त होता है। प्रोटीन एंड एमिनो एसिड क्या होता है, समाप्त। बस 1 मिनट है ना, आपको 5 मिनट में हम छोड़ रहे हैं, बस 5 मिनट, आप 1 मिनट रुके, हम आपको 5 मिनट में छोड़ते हैं, ठीक। विटामिन,
या विटामिन जो आप बोलते हैं। तो देखो विटामिन अब आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूज होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को सारे प्रोसेस को गवर्न करता है, उसे विटामिन कहा जाता है। इसका नाम कैसे लेते हैं? इसका नाम लिखने के लिए अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बी के भी कई सारे पार्ट होते हैं, B1 B6 B12 आपने ना इसे सबको मिला के बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जानते हैं आप लोग। फिर इसके बाद बोला था कि विटामिन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ये टाइप्स, इसका क्लासिफिकेशन इसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर होता है। एक होता है फैट सॉल्युबल, फैट या ऑयल सॉल्युबल, जो घी या तेल में जो है डिसॉल्व होता है, फैट या ऑयल सॉल्युबल होता है। और दूसरा होता है आपका वाटर सॉल्युबल, पानी में जो घुलता है, वाटर सॉल्युबल। अच्छा आपको बता दूं, फैट सॉल्युबल जो होते हैं ये विटामिन एडिक होते हैं, अडिक अडिक होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। जी अच्छा, आपको एक चीज और आपको पता होगा कि आपको जब विटामिन डी का कैप्सूल दिया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं पानी में मत पीना उसे, उसे तुम कैसे फैटी दूध के साथ, फैटी मिल्क के साथ, मतलब मिल्क एकदम कॉन्सेंट्रेट हो तो उसके साथ पियोगे तो ये डिसॉल्व होगा, पानी के साथ पियोगे तो ये फिर डिसॉल्व नहीं होगा, हमारी बॉडी में यूज नहीं होगा, स्किटरी सिस्टम के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा विटामिन डी, जानते हैं आप लोग। तो इसीलिए लोग विटामिन डी पीने के पहले जैसे दूध में पिया करो, बोला था ना आपको, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के मिल्क में पिया जाता है। अच्छा ये विटामिन बी एंड सी ये वाटर सॉल्युबल, इसमें एसिड अल्कोहल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ये लोग बना लेते हैं, स्कॉर्बिक एसिड है ना, ये विटामिन ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा आपको बताऊं, ये एक बार बॉडी में चले गए तो लंबे समय तक रहते हैं, ये चले गए तो ये लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं उनके साथ ये डिसॉल्व होकर ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए लोग बोलते हैं विटामिन सी अक्सर, विटामिन बी और सी अक्सर हमें खाते रहना चाहिए, नींबू है, ऑरेंज है या साइट्रस फूड जो खट्टे फूड है खाते, ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन होता है, तो ये अक्सर रेगुलर यूज करना चाहिए। ये एक बार यूज किया तो ये हमारे काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं, समझ गए आप लोग। अच्छा आपसे पूछा था कि कौन रेगुलर खाना चाहिए, विटामिन बी एंड सी, रेगुलर मतलब अक्सर, कौन कभी कभी लोग खाते हैं जो विटामिन ए डी ई के। नेक्स्ट अभी हम बात करें, इनके डेफिशिएंसी से डिजीज होता है, देयर डेफिशिएंसी कॉजेस डिजीज। अब व्हाट आप इसे लिखोगे कैसे, आप एक चार्ट बनाओगे, याद रखिएगा उस चार्ट को बनाओगे कैसे, एक में लिखोगे विटामिन, ठीक है विटामिन, उसका नाम, दूसरे में लिखोगे उस विटामिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल में हर विटामिन का स्ट्रक्चर, गूगल में आप गाने सर्च करते हैं ना, एक बार विटामिन सर्च करोगे तो ये भी प्राप्त हो जाए जो भी। अच्छा सुनो इनका स्ट्रक्चर, और सुनो ये कहां पाया जाता है, सोर्स SOURC सोर्स, और दूसरा इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, इसका एक टेबल बना लेना जितनी विटामिन है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन से स्ट्रक्चर, विटामिन सी है, कौन सा विटामिन B1 है, कौन B12 है, कौन सी है, कौन डी है, कौन ई है, कौन के है, इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। हेलो, वैसे सोर्स और डिजीज तो आपको पता होगा, पता है ना आपको, तो ये आपका काम है, पूरा कर लेंगे। इसके बाद बायोमोलिक्यूल में आता है हार्मोन्स एंड, हार्मोन्स वगैरह होता है ना, हार्मोन्स और कार्बोहाइड्रेट तो बताना, हार्मोन्स और एंजाइम, एंजाइन हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है, ये आप पढ़ते रहेंगे। और हार्मोन्स होता है, आप जानते हैं कि हार्मोनल चेंज हमारी बॉडी में होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे, रुक जाओ अभी झोला मत पैक करो 2 मिनट रुको, और हार्मोन होते रहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इसमें क्या याद करेंगे आप, बस 1 मिनट रुको, 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, ये खत्म बेटा, खत्म खत्म खत्म। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, ये एक प्रकार का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा ये किससे बनता है, बात नहीं, बात नहीं, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, नाइट्रोजन बेस प्लस क्या, न्यूक्लिक एसिड। चिल्लाइए मत आप लोग, डरा रहे हैं आप लोग, डरा रहे हैं आप लोग, न्यूक्लिक एसिड, डराइए मत आप लोग, है ना। सुनो न्यूक्लियोसाइड आप जानते हैं ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से बनता है। पेंटोज शुगर 2 प्रकार का होता है, एक होता है राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज होता है, और ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं, ये आप लिख लेना। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में नहीं है, डीएनए में कौन सा है जो आरएनए में नहीं है, कौन सा जो पेंटोज शुगर आरएनए में है पर डीएनए में नहीं है, वो बता दें, राइबोज डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का क्या काम है और आरएनए का क्या काम है, आरएनए कितने प्रकार का, तो ये नोट से बार बना लेंगे आप लोग, एक रीड कर लेना, ठीक है। डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है और सिंगल हेलिकल, तो ये हमें पढ़ाना नहीं है। अब आपको सिर्फ मुझे पढ़ाना है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन एंजाइम भी नहीं पढ़ाया जाता बेटा, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पॉलीमर आधे घंटे का है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 20 मिनट का है, और कार्बोहाइड्रेट 2-2.5 घंटे का। हाँ थैंक यू बच्चों आज के लेक्चर के लिए, बहुत आज हमने सिर्फ 48 पेज ही पढ़ा है।